क्योंकि ज़ाहिर है आपकी काफ़ी सारी लर्निंग्स मैंने भी नोट की हैं और आप तो उसका पार्ट भी हैं, जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। सही है। अब अगर दो लोग हैं, उनके मिजाज आपस में नहीं मिलते और आप कहेंगे नहीं ज़बरदस्ती एक दूसरे की जड़ में घुसे रहो, सो देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर दैट ना। फॉर एग्जाम्पल कि भाई लव मैरिज है, लव मैरिज में पेरेंट्स खिलाफ हैं, उस वक्त तो पेरेंट्स की नहीं सुनी जा रही, लेके घर पे आ गए। अब जी जिसके अगेंस्ट आप लेकर आए हो, अब मैं तुम्हें नहीं जानता, अब मेरे घर वाले हैं जो करना है इनकी मर्जी से करना है। ओ भाई व्हाट द हेल आर यू डूइंग? नहीं, मैं तो आपसे आई विल डिसएग्री दैट कि अल्लाह आपके हर एक के माँ बाप को लंबी जिंदगी दे, लेकिन वो कब तक रहेंगे आपके साथ? भाई आप 25 साल के हो गए, आपकी शादी हो गई अब, बट व्हेन यू आर टर्निंग इनटू योर 40s एंड योर 50s, सो योर पेरेंट्स आर प्रोपोर्शनली दैट ओल्डर। तो बात ये है कि थिंग्स विल चेंज। हम पहले टेलेक्स करते थे, फिर फैक्स करने लगे, फिर ईमेल करने लगे। आज वो ईमेल का भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो इट इज समटाइम्स फनी, यू नो, बिकॉज अगर वो स्कूल में सिखा रहे हैं हाउ टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, हाउ वैलिड इज दैट? मेरा एक दोस्त था उसने बड़ी ऐसी बात की थी, खैर काफ़ी चिक्स विक्स में था वो, तो हमने कहा यार शादी वादी का सोच लो। बोला शादी अम्मा की मर्जी से करूँगा। तो उस वक्त फिलोसफी मुझे अब समझ में आती है कि यार क्यों कहा था उसने। तो मैंने कहा क्या मतलब, तू इतना इन है चीज़ों में, कोई तो पसंद करे, पसंद बहुत है भाई, लेकिन बीवी अम्मा की मर्जी से आएगी। कुछ भी मसला होगा ना, अम्मा को बोलूँगा तुम लेकर आई हो। कि प्रीमियम चार्ज करने के पीछे क्या फिलोसफी होनी चाहिए और क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए, पहले उन पे काम करो, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि इस वक्त हर कोई अपना काम करना चाह रहा है और हर का स्टैंड आउट भी करना चाह रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑडियंस की पुरजोर फरमाइश तो नहीं कहूँगा, ऑब्वियस फरमाइश नहीं थी, लेकिन जिस तरह हमारे कुछ रील्स पे व्यूज़ आए और कुछ कमेंट्स आए, हमने कुछ लोगों को छेड़ भी दिया था सही है, जानबूझ के नहीं, लेकिन हमारी बातें ऐसी होती हैं, बड़ी रॉ किस्म की होती हैं। तो आई वांटेड यू टू बी हियर अगेन। और जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि यार आप जैसे लोगों को वोकल होना चाहिए सोशल मीडिया पे, कुछ पर्सनल ब्रांडिंग का काम करना चाहिए, लेकिन टाइम कहाँ आप लोगों के पास, आप बिज़ी लोग हैं। तो कोशिश मेरी ये होती है कि यार जाहिर है मुझे तो बड़ा मज़ा आता है बात करके, तो मेरी ऑडियंस इसके लिए आपको लेकर आऊँ। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि साद भाई को पहली दफ़ा सुना, साद भाई को इस अवतार में पहली दफ़ा देखा, क्योंकि साद भाई एज अ बिजनेस मैन इज़ नोन इन हिज सर्कल। लेकिन सिलसिला सारा है, जब आप बैठ के इस तरह बात करते हैं कैजुअल वे में, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ पे जो आप नॉर्मली बात नहीं करते लोगों से, तो दे सी अदर साइड ऑफ यू एज़ वेल, कि यार ये भी एक साइड है। एज अ फैमिली मैन, अदर देन द बिजनेस ओनर, आप किस तरह चीज़ों को देखते हैं। और ये बड़ी रॉ डिटेल्स होती हैं, बड़े रिलेट करती हैं, कनेक्ट करती हैं। तो फिर मतलब कंट्रोवर्सी भी निकलती है। आज रॉ डिस्कशन होने वाला है, आज रॉस्ट करने वाले हैं ठीक है, चलो। क्योंकि लास्ट टाइम आपने जो हमें फॉर्डर दिया था, हम उसको थोड़ा सा, हाँ, हम उसको थोड़ा सा और डिग डीप करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी कंट्रोवर्शियल इशू इन आवर सोसाइटी विच इज़, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी काफ़ी सारी लर्निंग्स मैंने भी नोट की हैं और आप तो उसका पार्ट भी हैं। बताइए। जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। सही है। मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप इसको किस तरह देखते हैं और किस तरह इसको एक्सपैंड अपॉन करते हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसी खूबसूरत चीज़ को जिस तरह अब्यूज़ किया गया है, क्योंकि जॉइंट फैमिली का मतलब इतने जॉइंट हो जाओगे एक दूसरे में घुसने लगो, मुझे ये लगता है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, जबकि पर्सनल बाउंड्रीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। दूसरी चीज़, एक बुक है थिंकिंग इन सिस्टम्स, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं। कुछ सिस्टम्स के कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जब कोई जाके एक चीज़ सिस्टम बनती है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती है। तो प्लीज़ एक्सपैंड अपॉन दिस। यार आई थिंक अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से सिंप्लीफाई करके अगर मैं बात करूं, तो आई एम अज्यूमिंग यू आर रिफरिंग टू मल्टीपल फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन वन हाउस। या ये कह लें कि जी माँ बाप रह रहे हैं, माँ बाप के साथ उनके कुछ अनमैरिड बच्चे भी साथ रह रहे हैं, एक दो बेटों की भी शादियाँ हो गई, वो भी एक ही उसी घर में साथ रह रहे हैं, regardless of the size of the house. Fair enough, which is also very common. हम रह रहे हैं। तो यार एक तो पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि नॉर्मली ऐसा क्यों हो रहा होता है। तो जो आपने एक बात बोली रिगार्डलेस ऑफ द साइज़ ऑफ द हाउस, तो इसकी वजह यही है कि भाई शायद आपकी एज अ फैमिली इतनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है कि आप या तो बड़ा घर ले सकते, या जैसे जैसे बच्चे की शादी हो रही है वैसे वैसे वो मूव आउट करता रहे। अब अगर वो बच्चा इतना कमा ही नहीं रहा कि वो अपना रेंट भी पे कर सके और अपनी यूटिलिटीज़ भी दे सके और अपना किचन भी चला सके, अपने बच्चों की तालीम भी कर सके, तो इसलिए वो बाप के घर में रह रहा है। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है ना कि देखें, अगर ये एक बहुत बड़ा अगर है कि आप वो कह रहे हैं कि यार वो बाय चॉइस तो रह नहीं रहा, तो फिर वहाँ पे आप अपनी उतनी ख्वाहिशात भी तो या उतनी आइडियलिस्टिक सिचुएशन भी तो फिर ना एक्सपेक्ट करें ना यार, क्योंकि आप रह ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपकी लिमिटेशन है। तो गिवन दोज लिमिटेशंस अब आप अपनी ख्वाहिशात को भी उतना टेम कर लें। तो ये तो हो गई पहली बात।
दूसरी बात यह है, लेट्स अज्यूम इवन व्हेन वी टॉक अबाउट मिडिल अपर क्लास, आई माई सेल्फ लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो खुदा ना खास्ता हमें ये नहीं है कि कोई जगह की लिमिटेशन है और एक कमरे में सारे मिल के रह रहे हैं। मतलब अगर आप लोअर क्लास में चले जाएं तो आप यहाँ तक सुनते हैं कि जी बेटे की शादी कर दी, कमरे में पर्दा डाल दिया। हमारे जो सर्वेंट्स हैं, डोमेस्टिक स्टाफ है, कि जी वो कमरे में पर्दा डाल दिया, एक तरफ माँ बाप हैं, दूसरी तरफ बेटा बहू हैं। तो मतलब बड़ी कोई अजीब सूरत हाल है, चाहे वो दीनवी लिहाज से हो, चाहे वो दुनियावी लिहाज से हो। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे किसी को क्या स्पेस मिल रही है। खैर, आई वॉज कमिंग टू कि भाई अगर आप इस वजह से नहीं भी रह रहे, आप मिल के रह रहे हैं, माँ बाप की ख्वाहिश भी होती है कि यार हमारे बच्चे हमारे साथ रहें, हमारे रिश्तेदार हैं जिनके माशाल्लाह अच्छा पैसा है, हर आदमी अपने अपने घर में रह सकता है, लेकिन दे चूज़ टू लिव टुगेदर। तो वो एलिमेंट भी एक है जिसमें हमारे यहाँ एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है, एक माँ बाप के साथ रहने की प्रेफरेंस या उनकी डिपेंडेंसी भी है। बहुत सारे लोगों की एक चॉइस ये भी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सोच है या हमारी एक दीन की तालीम है कि भाई माँ बाप की खिदमत करनी है या माँ बाप को तनहा नहीं छोड़ना। तो एक बच्चों के दिमाग में एक सोच ही होती है कि भाई अगर हम लेट से अफोर्ड कर सकते हैं और हम सब मूव आउट कर जाएंगे तो भाई पीछे माँ बाप का कौन देखेगा। बिल्कुल। या आज अगर माँ बाप थोड़े यंग भी हैं तो कुछ टाइम बाद जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनके साथ कोई रह रहा होगा तो उनको देखेगा ना, या उनका ख्याल करेगा। तो ये सारे डायनामिक्स हैं जो कि आपके यहाँ एक डोमिनेंटली जॉइंट फैमिली सिस्टम के कल्चर को प्रमोट भी करते हैं और रहते भी हैं। जो बात आपने कही, बल्कि कुछ आपकी बड़े मज़ेदार किस्म की पहले पोस्ट भी आई हुई हैं अबाउट हाउ डिसफंक्शनल अ जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़। तो यार आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन a number of things on how you're trying to manage it, जिनमें से देखें एक चीज़ तो है पर्सनल स्पेस। इवन इफ you're living in one house, that does not mean कि आप एक दूसरे की जड़ में घुसे रहो। देखें ना, ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक घर में हर एक के अपने अपने पोर्शन होंगे। आपका ये भी हो सकता है कि भाई छोटा घर है, आपके पास एक कमरा है, लेकिन वो कमरा तो आपकी पर्सनल स्पेस है ना। अब वहाँ पे आप अंदर किस हुलिये में घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे, आपने साफ़ रखा हुआ है, फैला के रखा हुआ है, आप कितना उसमें किस तरह टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डोमेन तो आपकी होनी चाहिए। शायद अगर वो नहीं हो रही कि जी वो सास आके बहू को डिक्टेट कर रही है कि यार देखो तुमने अपना कमरा कितना गंदा रखा हुआ है, तो मे बी फिर वो थोड़ा सा वो ऑफेंड से उसको लगता हो कि भाई ये तो मेरी पर्सनल स्पेस भी कोई नहीं है। या जैसे आपने कहा कि अगर कोई अभी एक बात हो रही थी कि जी वो एक ही जगह पे मिलके हर चीज़ कॉमन है, किचन भी कॉमन है, डाइनिंग रूम भी कॉमन है, लाउंज भी कॉमन है, मेहमान आ रहे हैं तो भाई अपना कमरा खाली करो क्योंकि मेहमान आ गए, वो तुम्हारे घर कमरे में सोएंगे। मतलब हर घर के अलग अलग कहानी होती हैं। तो वहाँ पे तो फिर जाहिर सी बात है किसी ना किसी को तो शिकायत होगी ना। एक चीज़ तो ये हो गई हमारी। दूसरी चीज़ हमारी हो गई कि देखें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तयन और उनका डिवीज़न। एक हाइपोथेटिकल सिनारियो मैं बता रहा हूँ कि जी माँ बाप हैं, एक बेटा है, उसकी बीवी आ गई तो घर में एक बहू हो गई, और शायद आपके घर में कोई अनमैरिड बेटियाँ भी हैं। एक सिंप्लीफाइड सा केस बता रहा हूँ। तो भाई अब बहू लाए हो या सिर्फ नौकरानी लाए हो, कि अचानक जो है अब वो बाकी घर वालों ने कोई काम नहीं करना और बहू ही ने सफाइयाँ भी करनी है और बहू ही ने रोटियाँ भी पकानी है और बहू ने खाने भी पकाने हैं और कोई मेहमान आ गए तो उसकी भी खिदमत करनी है। तो थोड़ा सा फिर ये भी एक अनफेयर बात है। तो अगर उसमें भी आप एक डिवीजन बना लें कि भाई ये जिम्मेदारी इसकी है, ये जिम्मेदारी इसकी है, ये जिम्मेदारी इसकी है, तो मे बी देयर इज़ गोइंग टू बी अ मोर इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क। नंबर 2। नंबर 3 ये कि एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है किसी की भी किसी से। मतलब मिसाल के तौर पे अब आप बेटे रह रहे हैं बाप के घर में और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई मैं तो बाप के घर में रहता हूँ, सारे बिल्स जो हैं वो तो बाप ही देगा। घर का किराया अगर है तो वो भी बाप देगा, और बिजली के बिल हैं तो वो भी बाप देगा, और किचन का जो है वो भी बाप देगा। तो भाई फिर तो आप एक अनपेइंग गेस्ट की तरह रह रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, इसी तरह लेट्स से कि जी अगर 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं और सारा बर्डन एक के ही सर पे पड़ा हुआ है,
कि जी वो बड़ा भाई है तो वही सारा काम करेगा, छोटे तो पार्टी में लगे हुए हैं या लफंडरबाजी में Majorly लगे ये हुए issue हैं, होते हैं। या वो बड़े ही नहीं हो रहे, बड़े ही नहीं हो रहा है। शादी हो गई हो गया, लेकिन जी अभी तक वो तो, और वो एक लोगों का सुनने में आता है भाई ये तो अभी छोटा है ना, अभी उसकी नौकरी अच्छी नहीं है, अभी वो इतना कमाता नहीं है। भाई लेकिन घर के वो सारे बेनिफिट्स तो यूज कर रहा है। हाँ, तो बात ये जिम्मेदारी का एक तायुन भी तो होना चाहिए ना, चाहे वो बेटे के ऊपर सारा बोझ पड़ा हुआ है या बाप के ऊपर सारा बोझ पड़ा हुआ है, वो बहुएं हाथ नहीं हिलानी, माँ के ऊपर सारा बोझ पड़ा हुआ है, या माँ ने कह दिया भाई अब तो मेरे घर में एक नौकरानी आ गई, अब तो मैंने बिस्तर से नहीं हिलना और सारा काम ये करेगी। तो थोड़ा सा वहाँ पे भी एक बकौल आपके कि यार प्रॉब्लम आता है। अच्छा, फिर इससे हट के एक जो अभी मैं सिर्फ आपको नेगेटिव सिनारियोज क्रिएट कर रहा हूँ, या मैं आपको सिचुएशंस बता रहा हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स पोटेंशियली आ सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा एक हमारी बात यह आती है कि जिसको आप कहेंगे मर्द का रिलेशनशिप्स को हैंडल करना। एक तरफ आपकी माँ है जिसके साथ आपने 20, 25, 30 साल गुजारे हैं, अब अचानक आपके पास एक बीवी आ गई है, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो भाई ये भी एक ट्रिकी सिचुएशन होती है। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट तो इसका कोई ब्लैक एंड वाइट में तो सिचुएशन है नहीं कि आपको बता दिया जाए इस मौके पे ये करो, इस मौके पे ये करो। सिनेरियो टू सिनेरियो भी मैटर करता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी मैटर करता है, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर घर में हर सास एक जैसी नहीं होती, हर बहू एक जैसी नहीं होती। तो हो सकता है किसी के घर में कोई बहुत अपने आने वाली बहू को एक शहजादी बना के रखते हों, उसका बहुत ख्याल करते हों, वो भी बहुत इज्जत देती हो, उसके डायनामिक्स अलग हैं एज़ कम्पेयर टू जी कहीं पे कोई आई है और वहाँ पे उसको बेचारी वो सारे काम भी कर रही है तो भी कोई उसको सराह नहीं रहा और उसके लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। वहाँ के सिनारियो अलग है। कहीं पे ऐसा है कि जी आपको शहजादी बनाया जा रहा है और वो शहजादी बन के उनके सरी दिमाग पे चढ़ गए और उन्होंने बाकी सबको घास डालना छोड़ दिया, बदतमीजी या शुरू कर दी, वो सिनारियो एक अलग है। या कहीं पे कि जी सास भी टेढ़ी है और बहू भी, मतलब आई एम जस्ट सेइंग एवरी हाउस इज डिफरेंट, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट। कोई इसमें रेसिपी नहीं है कि आपको यार ऐसे कर लो तो मामला सही हो जाएगा। लेकिन जो बात है वो ये कि भाई अपने दीन से भी इंस्पिरेशन लो, वहाँ पे हर एक के हुकूक हैं। एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि मैं हर एक के हुकूक का ख्याल करूँ, वहाँ पे देयर इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेटर चांस दैट यू आर गोइंग टू हैव लेस कॉन्फ्लिक्ट। और जो मैंने आपको पीछे इतने सारे अभी मल्टीपल एस्पेक्ट्स और डायनामिक्स बताए हैं, आप अपने हालात को देखते हुए, अपनी सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पे कोशिश ये करें कि फ्रिक्शन कम से कम हो। अब अगर दो लोग हैं उनके मिजाज आपस में नहीं मिलते और आप कहेंगे नहीं ज़बरदस्ती एक दूसरे की जड़ में घुसे रहो, सो देयर इज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर दैट ना। सही बात है। इन सब बातों के बाद मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो की है। नंबर 1, भाई अपना ज़र्फ बड़ा करके जियो। कोई भी हो, अगर निटी ग्रिटी में पढ़ोगे, माइन्यूट इश्यूज को उठाओगे, बात का बतंगड़ बनाओगे, तो भाई फिर गाड़ी नहीं चलेगी। ये आपने टीम वर्क के बारे में भी की थी एक दफ़ा। हर रिलेशनशिप में, हर रिलेशनशिप में बिल्कुल ऐसे ही। हर रिलेशनशिप में वैलिड। इवन बॉस से अगर आप ज़्यादा नेटिग्रिटी में फंस जाओगे तो भी मसला आप है। किसी से भी लड़ना शुरू कर दो तो फिर आप दोस्तों से लड़ना शुरू कर दो हर बात पे, कैसे गाड़ी चलेगी? सही बात है। ठीक हो गया है ना? तो अपना ज़र्फ बढ़ा करके जिए। देयर इज़ नोबडी हु इज़ परफेक्ट। आपको लग रहा होगा यार देखो मैं इसकी फलानी बात बर्दाश्त करता हूँ, वो गलत है, तो ट्रस्ट मी सामने वाला के लिए भी 4 चीज़ होंगी जो वो आपकी बर्दाश्त कर रहा होगा। अच्छा, जब आप दोनों अच्छे अंदाज में खुश उसलूबी से बर्दाश्त कर रहे होंगे ना, नंबर 1 आपको उतनी फील ही नहीं हो रही होंगी। नंबर 2 आप एक दूसरे की अच्छी बातों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होंगे एंड देयरफॉर यू विल एंड अप लाइकिंग देम मोर देन डिसलाइकिंग देम फॉर द नेगेटिव थिंग्स दे मे हैव। सही बात है। तो एज अ रिजल्ट यू विल हैव अ पॉजिटिव आउटलुक अबाउट द अदर पर्सन। चेंज हो जाएगा। जब आउटलुक पॉजिटिव होगा तो फिर आपको इतनी बातें बुरी नहीं लगेंगी, आपको उसके साथ मजा भी आएगा, आपका दिल भी लगेगा, आपकी मोहब्बतें भी होंगी, और उन्हीं मोहब्बतों की वजह से आपका मिल के रहना एक बायस मुसर्रत होगा, बशर्ते कि यार आई एम स्टक इन दिस हेल। आपने जो बात की है ना इसकी ख़ास तौर पे जो मैनेजमेंट वाली बात की, मैंने देखें काफ़ी सारे लोग अगर 90% नेगेटिव हैं एस्पेक्ट्स हैं, तो मैंने 10% ऐसे लोग भी देखे हैं जो बाकायदा ऐसी फीमेल फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा है कि यार वी आर व्हाट वी आर जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मदर इन लॉ, ठीक है, या उनकी सपोर्ट या सब कुछ, और काफ़ी प्रोफेशनली माशाल्लाह साउंड बंदी है, मतलब ऐसा नहीं कि घर में बैठ के काम किया हुआ
दूसरा ये कि बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मेरे मियाँ ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी मदर इन लॉ ने सपोर्ट किया है। हो सकता है। अच्छा, उसमें बेसिकली ये वाली बात आती है कि यार क्या चीज़ें ऐसी हैं आप फोकस करते हैं पॉजिटिव्स पे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर एक मदर इन लॉ को पता है कि यार मेरी बहू इसने कैपेबिलिटी रखती है और वो इतना एक्सपैंड कर सकती है, तो वो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव पे फोकस किया हुआ है। अदरवाइज नेगेटिव्स भी हैं, हो सकता है वो इग्नोर किए हुए हों, इसीलिए रेसिप्रोकेशन में बहू भी वो साथ दे रही है और वो कर रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि आई हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशंस में भी वैसे भी बहुत सारे लोग ना कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, और वो घर में भी होते हैं और वो बॉसेस भी होते हैं। आई हैव वर्क विद 2 to 3 बॉसेस लाइक दैट, कि अगर फॉर एग्जांपल ये काम बोल दिया करना है तो वही वाली बात, लीडरशिप वाली बात आ गई ना, फिर आप मैनेज कर रहे हो, लीड नहीं कर रहे हो। यू आर एक्चुअली लुकिंग एट माई वर्क, नॉट एट मी, कि यार मैं किस तरह करना चाह रहा हूँ। काम हो जाएगा, इट हैज़ टू बी डन, बट माई वे और योर वे नहीं, मेरा वरना हाई वे। तो इस तरह के लोग जो सासें बन जाती हैं, वो उनका भी ये इशू होता है। मुझे लगता है जिस तरह हमारे बॉसेस होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस में, वैसे ख़वातीन के बॉसेस वो होते हैं। अगर अच्छे मिल गए जो माइक्रो मैनेजर्स नहीं हुए, तो आपका काम बन जाता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बात एग्जैक्टली बिजनेसेस में भी ट्रू है, और ये फैमिली बिजनेस में भी ट्रू है। अ लॉट ऑफ पीपल यू विल से कि यार वो बाप के साथ उनकी नहीं बनती, उनकी फ्रिक्शन क्यों होती है? बिकॉज एग्जैक्टली ये कि जी बाप कहता है मेरे अंदाज में काम करो, बेटा कहता है जी मैं तो नई जनरेशन का हूँ और मैं डिफरेंट अंदाज से काम करूँगा। तो वो बॉस इस पे नहीं फोकस कर रहा होता कि मुझे एंड रिजल्ट चाहिए, बॉस इस पे फोकस कर रहा होता तरीक़ेकार मेरा अपना। और आपने बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्टली वही चीज़ घर में भी होती है, वही रिफ्ट स्टार्ट हो जाती है कि जी वो माँ बेटी को या बहू को कह रही है कि तुम्हें क्या पता, मैंने तो ज़िंदगी गुजार ली, काम तो ऐसे होता है, और वो कह रही है कि भाई मैं तो डिफरेंट अंदाज में काम करना चाहती हूँ, और वहाँ पे फ्रिक्शन हो रही है। यही बहुत सारे मसले। तीसरी बात जो आपने कंट्रोल फ्री की कही, आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। किसी न किसी कैपेसिटी में कोई भी देखो अपनी अथॉरिटी छोड़ना नहीं चाहता। तो वहाँ पे जब वो बाप ने एक बिजनेस बनाया है तो वो कहता है यार मैं कैसे अपनी सीईओ की पोस्ट अपने जवान बेटे को दे दूँ, इसको तो अभी पता ही कुछ नहीं है, सब कुछ तो मैंने करा हुआ है। वही बात अगर एक हाउसवाइफ है तो वो किचन उसका डोमेन है, तो वो कहती है मैं कैसे किचन को छोड़ के जो है वो अपनी बहू को हैंड ओवर कर दूं, बिकॉज ये सारा काम तो मुझे पता है, मैंने मैनेज करा हुआ है, मुझे पता है कैसे लेके चलते हैं। अच्छा, फिर बाज लोग जो है ना वोकल ज़्यादा होते हैं तो वो तनकीद करेंगे, तुम तो ऐसे करती हो, तुम तो वैसे करती हो, तुम तो यूं करते हो। वही बात बाप के लिए भी है, वो बेटे पे तनकीद कर रहा है, बेटा अपसेट हो रहा है कि यार बाप तो मुझे कुछ समझता नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ ह्यूमन नेचर कि हर आदमी अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझता है, और वो समझता है कि ये काम अगर मैं करूँगा तो मैं बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ, ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता हूँ, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में कर सकता हूँ। तो वहाँ पे ना आपको थोड़ा सा submissive probably is not the right word, maybe you just have to be more adaptable and acceptable for the new generation. बिकॉज ये बात आपको समझनी होगी कि यार एक तरीके से उनको जिम्मेदारी के साथ चीज़ें हैंड ओवर करना, पास ऑन करना, उनको समझाना और उनको शायद अपने लेवल पे लेकर आना भी एक आर्ट है। बहुत दफ़ा मुझे ये लगता है कि जो नैरेटिव्स हैं ना वो इतने इनग्रेन्ड हो चुके हैं कि आप अगर कोई भी काउंटर नैरेटिव लेकर आते हो ना तो वो एकदम चुपता है कि ये क्या सीन है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रिलेट करूँगा एनालॉजी से, कि IBA का एंट्री टेस्ट हम दे रहे थे, सही है, बड़े मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसी हालत ख़राब हो जाती है, मैथ्स के लॉजिक के सवाल, उसमें कहीं आगे 2+3 = 2। तो अब मैं ऑप्शंस पे 5 सामने लिखा हुआ, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने कहा यार ये कोई इतना सिंपल हो नहीं सकता। हाँ, इतना सिंपल हो नहीं सकता, टू गुड टू बी ट्रू है ना, ये कैसे हो सकता है। लेकिन खैर वो उस वक्त ज़ाहिर कॉमन सेंस से लगा दिया। फिर मैंने बाद में पूछा जहाँ से मैं पढ़ा तो बोला भाई ये ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, ये होते हैं क्योंकि आपके नैरेटिव को हिलाते हैं, पैटर्न ब्रेक करते हैं। तो कहीं बहुत सारे लोग ना, लोगों को सिंपल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी अम्मा बोलती थी, हमारी अम्मा के ज़माने में तो खैर रोटी पकाने वाली मशीन नहीं आई थी, बेलन और ये वो आटा गूंदना वगैरह सब, और ट्रेडिशनल खातून थी हमारी दादी भी, तो शी टुक प्राइड इन दिस कि मैंने ये किया, तो वो मेरी अम्मी को बोलती हम तो इस तरह करते थे। अब वो चीज़ फॉर एग्जांपल मेरी बेगम ने कुछ दिन पहले ऐसी कहा कि यार वो रोटी पकाने वाली मशीन आई है। अच्छा, मेरा नैरेटिव इतना चेंज हो गया चीज़ों को लेके कि मैंने कहा हाँ वी शुड बाय इट, देखो क्या सीन है और हम कर सकते हैं। तो मुझे पक्का पता है कि अगर हम साथ रह रहे होते मैं वो काम कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है हमारे घर में कि यार हमने रोटियाँ पकाई हैं, कहीं ना कहीं ऐसा काम किया है। अच्छा, मुझे लगा कि यार ये काम अगर दे दिया जाएगा यहाँ से प्रोडक्टिव काम कर लेगी। देखो मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट इंटरप्ट करूँगा। मुझे एक बात ये बताएं, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि अभी हम अलग घर में रह रहे हैं, मैंने बेगम ने एक प्रपोजल दिया और मैंने उसको कहा कि बिल्कुल कर लो, और अगर हम साथ रह रहे होते तो कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकती थी, बिकॉज वो नेचुरली अम्मा की तरफ से रेजिस्टेंस आती कि रोटी मशीन से नहीं बनाई जाती, रोटी तो हाथ से बनाई जाती है। बिल्कुल। तो भाई यहीं पे फिर थोड़ी सी डोमेन्स को डिफाइन कर लो ना।
यही तो फंस जाता है आदमी। अब अगर मिसाल के तौर हमारा पे आदमी यहीं फंसा है। अगर मिसाल के हाँ। तौर पे देखें, रोटी बनाना किसका काम है? अगर तो रोटी बनाना आपकी वालदा का काम है तो भाई फिर जैसे उनकी प्रेफरेंस है उनको बनाने दो। और अगर रोटी बनाना आपकी बीवी का काम है तो फिर जैसे उसको बनाना है वैसे बनाने दो। अब अगर कॉस्ट की बात आ रही है कि जी उसकी मशीन से बनानी है और उसके लिए मशीन में इन्वेस्ट करना होगा, तो मे बी इफ दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन दैट, तो फिर वहां पे आप स्टेप अप कर लो। ओके यार भाई, मैं अगर ये काम करना चाहता हूँ तो आई एम विलिंग टू स्टेप अप एंड मेक माई लाइफ इजियर फॉर माई एग्जाम्पल अगर लोग कर सकते हैं, लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैं काफ़ी अच्छे अच्छे घरों की बात कर रहा हूँ जिनको पैसों का मसला नहीं, लेकिन नैरेटिव इतना स्ट्रांग है कि यार अगर ये चीज़ प्रपोज भी कर दी जाए ना, बीच में डाल दी जाए, मेरे भाई, तो बड़े मसले शुरू हो जाएंगे। मुझे तो लोग खामोश होते हैं इस वजह से। मुझे फिर आप एक बात बताइए, अगर तो आप वालदैन के साथ रह रहे हैं, आप उनके घर में रह रहे हैं? मैं अभी नहीं, अच्छा, आप वैसे एक जनरल अच्छा, बात हाँ, कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप माँ बाप के साथ रह रहे हैं, इसका मतलब आप उनके घर में रह रहे हैं। लेट्स अज्यूम जब आप उनके घर में रह रहे हैं तो आप कुछ बेनिफिट्स तो ले रहे हैं ना उस घर से। हाँ, तो जब आप उस घर से बेनिफिट्स ले रहे हैं, चाहे वो रेंट की सूरत में है, चाहे वो यूटिलिटीज़ की सूरत में है, चाहे वो जॉइंट चौकीदार, ड्राइवर, मासी की तनख्वाह की सूरत में है, तो भैया फिर जो बॉस है घर का, फिर आपको कुछ तो उसकी भी सुननी पड़ेगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार रह भी मैं रहा हूँ, चीज़ें भी तुम्हारी इस्तेमाल कर रहा हूँ और होगा सब कुछ मेरी मर्ज़ी से। अच्छा, इसमें एक और एंगल है। एक और एंगल ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड जो मैंने जिनसे मेरा ताल्लुक़ है, जिनसे मैं बात करता हूँ, ये जिनके प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है ये ब्रेड विनर्स हैं, घर इन पे चलता है, ठीक है, सही है। उसके बावजूद भी देखें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अथॉरिटी इंसान अपने लेता है, क्योंकि वो फैमिली ओनर है। हाँ ठीक है, ठीक है। आपके शरीर में भी, आप नेशनली भी जब आपकी शादी हो जाती है तो आपका शनाख्ती कार्ड, ख़ानदान नंबर भी डिफरेंट हो जाता है भाई। नाउ यू आर द ओनर ऑफ दैट ख़ानदान। ठीक है। तो आप पैसे भी दे रहे हो घर में, आपकी वजह से घर भी चल रहा है, लेकिन वो जो एक इनविजिबल वॉल है ना, इनविजिबल अथॉरिटी है, उसको चैलेंज करना लोगों को बड़ा इमोशनली बड़ा मसला है। अच्छा, ये सिर्फ रोटी की मशीन की तरफ नहीं है, हर चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बोल दिया कि भाई ये पुराने ज़माने से यहाँ रखा है, इसको ना यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया जाए। यार मैंने मुझे देखे ऐसे लोग। मुझे एक बात बताओ, देखो जब तुम कंपनी में भी कहीं काम कर रहे होते हो, इवन कॉलीग्स एट द सेम लेवल, आपका बॉस भी होगा, आपका जूनियर भी होंगे, डोंट यू पीपल हैव डिसएग्रीमेंट्स? Don't you people sit together and have meetings? Or you just keep thinking in your mind कि मेरा बॉस तो ये बात मानेगा ही नहीं, इसलिए मैं बोलूँगा ही नहीं। भाई अगर तुम्हारी कोई डिफरेंट ओपिनियन है और बॉस डिसएग्री भी कर रहा है तो मना भी लेते हो ना। ये डिस्कशन घर में नहीं हो सकता क्या? People are not ready for those hard conversations. क्योंकि कहीं ना कहीं the point is you will simply say, अम्मी आप, आई कैन गारंटी यू कि आपने जो अभी एक आपने बात बोली, ये बात आपने अज्यूम कर ली कि मेरी अम्मा नहीं मानेगी कि रोटी मेकर होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है और मैंने अज्यूम कर लिया। आपने भी तो अज्यूम करा हुआ है। सही बात। आप कभी बैठे नहीं रहे इसके ऊपर बात करने। एक और चीज़ आती है इसमें, और एक बात और भी है भैया, जरूरी तो नहीं है हर बात पहली दफा में मान ली जाए। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता भी इंजेक्ट किया जाता है। आप उनका माइंड बना सकते हो। शायद पहली चीज के ऊपर रेजिस्टेंस आएगा, बट ग्रेजुअली उनका माइंड चेंज हो जाएगा। यार हमने अपने घर में देखा, देयर वर सम थिंग्स जो कि माँ बाप की पसंद की नहीं थी, या पसंद की उस तरह उनकी सोच नहीं थी। बात पसंद नापसंद भी शायद एक स्ट्रांग वर्ड है, सोच नहीं थी। आपने प्रपोज करा, शुरू में लगा नहीं यार ये तो अजीब सी बात है, ये तो डिफरेंट बात है, ये काम तो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। फिर आपने उनको समझाया, या आपने उनको प्यार से करा, या आपने उनको ग्रेजुअली करा। अब वो ओवर टाइम वो इतनी सेकंड नेचर बन गई कि वो भी वैसे ही करते। तो फील भी नहीं हुआ कि कब वो बात अडॉप्ट हो गई। तो भाई बात ये, जिंदगी में आप नए हो, आप यंग हो, आपको नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप अपने घर में जिद्दत ला सकते हो। अगर उनको रेजिस्टेंस है तो आहिस्ता लेकर, भाई इज्जत से भी तो बात करो, घर के बुजुर्ग भी तो हैं यार। बिल्कुल, ये तो खैर, आप बॉस कोई बात नहीं मानता तो आप जाके उससे लड़ते तो नहीं, उसको माँ बहन तो नहीं करते कि यार तुम तो पागल हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। लड़के ने अभी बीच में गलती की है, उसने मुझे फ़ोन किया, उसको मैंने काफ़ी समझाया था। मैंने कहा तो क्या हुआ, क्या बात हुई? कह रहा यार वो गलती मुझसे हो गई, अम्मी से मैंने बदतमीजी कर ली। तो मैंने कहा ये तो नहीं करना था। मैंने कहा सारे करे कराए पानी फेर दिया तुमने, ये नहीं करना था। बेसिकली आपने ये चीज़ गलत कर दी, क्योंकि रिस्पेक्टफुली करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर ये अगर मैं बोलता हूँ ना लोगों को कि भाई डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, हार्ड कॉन्वर्सेशंस करनी होती हैं, तो वहाँ ये आर्ग्यूमेंट आता है कि यार वहाँ तो आपका प्रोफेशन है और आपके पैसे फंसेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैलरी एट स्टेक है, तो वहाँ तो इंसान थल्ले लग के भी काम करेगा कि यार ठीक है चलो। बहुत दफ़ा वो जो एक उठाईगिरी का एक मैटर होता है कि यार इस तरह की बातें करते हैं लोग। यहाँ कोई ऐसा मैटर नहीं है। यहाँ एक नैरेटिव है, यहाँ एक हमारा कल्चर है, इसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। और अगर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से जब रिटेलिएशन आती है ना, तो या
चुप हो जाते हैं या ग्रेवेंसेस रख के बैठ जाते हैं कि यार अब जैसा है ना ऐसे ही करना है, इस घर में ऐसे ही होता है, और वहाँ से फिर ग्रेवेंसेस दूसरी तरफ से बढ़ने लगती हैं। तो आपकी बात जो है, और ये जो रिलेशनशिप कोचिंग, प्री मैरिटल कोचिंग की जितनी पॉडकास्ट मैंने की हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि भाई हार्ड कॉन्वर्सेशन जो है ना हर रिलेशनशिप के पहले हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अरे मेरे भाई, मैं मॉनसून शुड बी, सॉरी मॉनसून बोल रहा हूँ, हनीमून शुड बी फॉर सच काइंड ऑफ डिस्कशंस। अरे जानी, मैं तो आपसे एक बात नहीं, मैं तो आपसे आई विल डिसएग्री दैट। सही है। मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ, नंबर वन, व्हाई आर यू कैटेगराइजिंग ऑल ऑफ दीज डिस्कशंस एज हार्ड कॉन्वर्सेशंस? हाँ, ये भी एक सही कह रहे हैं। Why can't you try to build a relationship where even supposedly hard conversations can be done without creating an issue? Now then, that with the hard work you have to do. Exactly. हाँ. So that People is are not number ready one. for that. That is number one. हाँ. Not every discussion has to be it could be a tough topic. It could be a conflicting topic. But maybe if you have a proper conversation about it in a good way, यार, तो वो शायद इतनी मुश्किल इशू ही ना हो जितना आप अपने दिमाग में उसको हवा बना के बैठे हुए हो। नंबर एक। नंबर दो, सम इश्यूज कैन बी टफ। कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कभी कोई आपकी ख्वाहिश है जो कि ज़रा डिफ़िकल्ट है और वो आप चाह रहे हैं पूरी हो जाए और वो दूसरों के लिए हज़म करना मुश्किल हो रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, उसको भी डिस्कस कर लो। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई या मेरे अंदाज में काम नहीं किया गया तो बस अब मैं भी हंगामा करूँगा। मैं फिर अपनी पहली वाली बात पर आऊँगा, भाई अपनी रिलेशनशिप में ज़र्फ़ का मुजाहरा तो करो। अच्छा, इधर से एक बात मैं थोड़ी सी अब लीड करके आगे वाली एक बात मैं पकड़ता हूँ। आपने कभी एक बात पे ये गौर करा है, एक हाउस होल्ड है, कोई भी हाउस होल्ड है, उसमें माँ बाप भी हैं, मल्टीपल समझो बेटे भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, वहाँ पे, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप कहें कि जी वहाँ पे उनकी आपस में नहीं बनती, सबको बड़े इश्यूज हैं एक दूसरे से ना, सब बड़े डिफ़िकल्ट हैं। भाई कहता है भाई बड़ा ख़राब है, भाभी कहती है ये तो नंद बड़ी तंग करती है, नंद कहती है मेरी तो भाभी ने हमारे से भाई को छीन लिया। वो टिपिकल जो पाकिस्तानी नैरेटिव आपको सुनने को मिलता है। उस घर में जितने अफराद हैं क्या उनके दोस्त नहीं होते? सही कह रहे हैं। सबके दोस्त होते हैं, सब मैनेज कर रहे होते हैं। नहीं तो वो दोस्त क्या उनको बुरा समझ रहे होते हैं? वो तो कहते हैं तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, और वो शायद उनके रिश्तेदारों को बुरा कहते हो क्योंकि वो तो तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तो तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम्हारा जो भाई है ना वो ख़राब है, और तुम्हारा जो बहन है ना वो ख़राब है, और तुम्हारे माँ बाप जो है ना वो तुम्हारे से बड़ी ज्यादती कर रहा है। और वही एग्जैक्टली दूसरे भाई को कह रहे होते तू तो बड़ा अच्छा है, तेरा ये वाला भाई ख़राब है। मेरे कहने का मकसद ये है, हैव यू एवर थॉट व्हाई? नंबर वन, इट इज़ वेरी सिंपल। दोस्त आपने वो चूज करे होते हैं जिनके साथ आप इतने अकोमोडेटिव होते हो, आप इतनी मोहब्बत से मिल रहे होते हो, आप इतनी उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे होते हो कि फिर वो भी आप पे अपना दिल जान निछावर कर रहे होते हैं। तो हर आदमी को अपना एक सेल्फ असेसमेंट ये करना चाहिए कि यार जितना काम, रवैया, मोहब्बत, बर्दाश्त, ज़र्फ़ मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ, क्या मैं उतना अपने घर वालों को दिखा रहा हूँ? आई कैन गारंटी यू नॉट। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बिकॉज उतना ही मोहब्बत, उतना ही प्यार, उतनी ही फॉरगिवनेस, उतना ही आउट ऑफ द वे जाके तुम अपने भाई, बहन, भाभी, चाचा, मामू को दिखा दो, वो तुम्हारे ऊपर निछावर ना हो रहे हो तो मेरा नाम बदल देना। मैं पता है क्यों रिलेट कर रहा हूँ इस चीज़ से। ठीक है बॉस, हाँ। ये पहली बात हो गई। हाँ। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हो कि यार अभी भी तुमने देखो एक नैरेटिव क्या होता है, फ्रेंड्स लाइक फैमिली। हम क्यों कहते हैं ये? बिकॉज फैमिली को अल्लाह ने वो रुतबा दिया है जो किसी भी दोस्त का हो नहीं सकता। सही बात है, एनालॉजी वहीं से ड्रॉ करते तो हैं। जब हम तुम्हें बहुत तारीफ करनी होती है ना तो हम कहते हैं यार यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर लाइक माई फैमिली। और इसका पीछे जो कॉन्सेप्ट है मेरे नज़दीक ये है कि यार देखो फैमिली वो है जो तुम्हें अल्लाह ने बना के दी है। तुमने अपना भाई चूज तो नहीं करा था, तुमने अपनी माँ चूज तो नहीं करी थी। सही बात है। तो बात यह है कि वो तो तुम्हारे थिक एंड थिन में साथ हैं या नहीं है, लेकिन तुम उनको जुदा तो नहीं कर सकते। सही बात है। तुम्हारा एक दोस्त है, मैं तुमसे पूछूं यार वो दोस्त याद है कॉलेज में होता था, तुम कहोगे अरे हाँ यार याद तो है, लेकिन भाई पता नहीं 20 साल से उससे बात नहीं हुई, और आज तो वो मेरा दोस्त भी नहीं है, स्कूल में होता था। मैं तुमसे कहूँ यार तुम्हारा वो एक भाई है अमेरिका में होता है, तुम कहोगे हाँ अमेरिका में है, 20 साल से बात नहीं हुई, लेकिन आज भी वो मेरा भाई है। मैं मर भी जाऊंगा तो भी भाई तो रहेगा भाई। इस रिश्ते को तोड़ कोई नहीं सकता। ऐसे ही है। ठीक है ना? तो बात यह है कि फ्रेंड्स आप चूज करते हो, और चूंकि आप खुद चूज करते हो तो आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हो।
टाइम से, मोहब्बत से। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको कहूँगा यार फहद भाई मैं डिनर पे आ रहा हूँ, आप बड़ी तैयारी करोगे, एहतमाम करोगे, 2 की जगह 4 खाने रखोगे और साथ भाई बड़े खुश हो जाएंगे, वाह 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 भाई देखो कितना लविंग फ्रेंड है। अगर आपका भाई कह देगा यार मैं खाने पे आ रहा हूँ, आप कहोगे भाई यार क्या मुसीबत है, बोझ बना दिया, परेशानी कर दी, खर्चा बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया। जब वो आएगा तो मूड भी बिगड़ा हुआ होगा, बीवी का मूड भी बिगड़ा हुआ होगा, बच्चों ने ये तंग कर दिया, मेरी सेटिंग खराब कर दी। फिर आप कहोगे यार भाई तो बड़ा भारी है मुझ पे। अरे भाई तो अपना बिहेवियर तो जज करो। तुम जिसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो तुम्हें अच्छा रिटर्न दे रहा है, जिसके ऊपर तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जिसको तुमने बोझ बनाया हुआ है, वहाँ तुम कहते हो ये रिश्ता मुझे भारी पड़ रहा है, तुम उस पर उतना ही इन्वेस्ट करना शुरू करो। तुम्हें अगर वहाँ से रिटर्न ना मिले तो बोलना ना। सही कह रहा हूँ। तो एग्जैक्टली वही बात सबके लिए है। आप आज एक दोस्त पे इन्वेस्ट करना बंद कर दें, कल वो आपका दोस्त ही नहीं रहेगा। और ये इन्वेस्टमेंट वाली बात ना, ये 2 वे चलती है। फॉर एग्जांपल आपने, हमारे यहाँ क्या होता है, जब आप किसी बंदी को लेकर आते हो घर पे एज बीवी, बहुत दफ़ा ना आप उसको सेकंड क्लास सिटीजन की वो देते हो, क्योंकि आप ना कहीं ना उसको असिमिलेट नहीं होने देते। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जनरली होता क्या है कि ये तो फैमिली है बट यू हैव टू अकोमोडेट देम। हाँ, ये एक ये यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है कि जी आप ज़्यादा कुर्बानी दोगे। हाँ, और दूसरी जो बात जो आपने ज़र्फ की ना, मैं उस पर आऊँगा। ये पता कैसे आता है, ये एक चीज़ मैंने सीखी, हमारे एक दोस्त हैं, उनसे पॉडकास्ट भी करता हूँ, यासिर भाई। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी कि यार जब भी कोई कन्फ्लिक्ट हो ना, फैमिली में हो या फ्रेंड्स में हो, ख़ासतौर पे फैमिली में हो, जब खुदा ना खास्ता कोई जीने मरने का मसला हो जाए, तलाक वलाक पे बातें आ जाएँ और लोग बैठ जाते हैं आपस में, कि भी फैमिलीज़ बैठी हैं, तो सबसे पहले ये पूछ लो कि यार पहले डिसाइड कर लेते हैं कि क्या हमें एक मामला ख़त्म करना है या इसको रिजॉल्व करना है। बहुत कम ऐसा होता है बंदा बोलता है ख़त्म करना है, ज़ाहिर रिजॉल्व करने बैठे हैं ना। तो जैसे ही आप पहले टोन सेट कर लेते हो ना, उसके बाद आप वो फ्लो कॉन्वर्सेशन ऐसा तमीज़ से हो जाता है। और यह है ज़र्फ़ की बात, क्योंकि आपने पहले ही अपने आप को प्रोग्राम किया यार आई हैव टू सॉल्व दिस इशू। अब आपकी कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन ही वही होगा। यहाँ पे मसला पता है क्या है, यहाँ पे मसला बहुत सारे लौंडे लपाड़ों का मैं ये देख रहा हूँ, साले दिमाग से ना मैच्योर नहीं हो रहा है उनका। ये यार मैं कर जाऊँगा ना तो मैं आर पार कर जाऊँगा। ओ भाई, ये ज़र्फ़ नहीं है। ज़र्फ़ वो चीज़ है कि अब आपको दोनों साइड्स को देखना है और रिजॉल्व करने हैं कन्फ्लिक्ट्स को, क्योंकि आपको ये साइड भी चाहिए, ये साइड भी चाहिए। वो जो आपने बात की ना बैलेंस करने वाली, ये बंदा बीच में यहाँ फंसा हुआ है, क्या उसको बैलेंस करना नहीं आ रहा? देखो, कोई भी रिश्ता निभाने के लिए ना आपको एक सर्टन ज़र्फ़ तो अपनी जगह चाहिए ही है, लेकिन आपको किसी हद तक झुकना भी पड़ता, ठीक है ना। तो बात यह है कि चाहे वो मियाँ बीवी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम कहते हो जी मैं तो शौहर हूँ और मैंने तो बस सिर्फ सर को झुकाना ही नहीं है, कभी बीवी को इज्जत नहीं देनी, कभी बीवी को मोहब्बत नहीं देनी, तो शायद रिश्ता चल तो जाएगा, लेकिन उसमें क्या खुशी क्या होगी या उसमें स्ट्रेंथ क्या होगी। तो वही बात बॉस के लिए भी है। अगर बॉस कह दे यार मैं तो बॉस नहीं हूँ, मैं तो तेरा खुदा हूँ, तो फिर दैट एम्प्लॉई विल प्रॉब्ली रन अवे। वो कहेगा भाई मैं ऐसे बंदे के साथ नहीं काम कर सकता। तो इतनी नार्सिसिस्टिक किस्म की कोई पर्सनालिटी आपकी है कि आप इतने अपने आप से फुल हैं और आप सिर्फ अपने आप को सही समझते हैं और आपको सिर्फ अपनी तारीफ चाहिए और आप दूसरे का क्रेडिट भी खुद लेते हैं, तो भाई फिर तो कोई भी रिश्ता चलना मुश्किल है ना। इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। ऐसे लोगों के तो दोस्त भी बड़ी मुश्किल से बनेंगे, ऐसे लोगों के साथ तो लोग काम भी बड़ी मुश्किल से करेंगे, या अगर करेंगे भी तो प्रॉब्ली नॉट विद रिस्पेक्ट। मे बी दे आर स्टक बिकॉज दे हैव अ जॉब, दे हैव देयर फैमिली टू फीड, सो दे विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर यू, बट द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दे विल हैव फॉर यू और द लेवल ऑफ अप्रिसिएशन दे विल हैव फॉर योर पर्सनैलिटी वो नहीं होगी। और ज़र्फ़ बड़ा करने के लिए ना लॉन्ग टर्म पिक्चर जहन में होनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली को लॉन्ग टर्म में कैसा देख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं कि भाई लव मैरिज है, लव मैरिज में पेरेंट्स ख़िलाफ़ हैं, नहीं करनी, पागल हुए मैं, उस वक्त तो पेरेंट्स की नहीं सुनी जा रही, लेके घर पे आ गए, कुर्बानी सब कुछ कर दिया। अब जी जिसके अगेंस्ट आप लेकर आए हो, अब मैं तुम्हें नहीं जानता, अब मेरे घर वाले हैं, जो करना है इनकी मर्ज़ी से करना है। ओ भाई, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ये बहुत मेजॉरिटी के केसेस हैं इस तरह के। अच्छा। कि उसके बाद जो है अम्मा है, अब तुम्हें सेटल करना है इस घर में, भाई तुम लेकर आए हो, यू हैव टू अकोमोडेट। तो फिर ये तो फिर बेसिस ही गलत हो गया ना। अब आप उस पे कैसे बिल्डिंग फाउंडेशन टेढ़ी है तो आप उस पर बिल्डिंग कैसे तो यही तो इमोशनल इमेच्योरिटी है। बिकॉज जाहिर सी बात है वहाँ पे अम्मा तो आपको विलिंग नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने को। अम्मा तो ऐसे तैयार बैठी हुई है कि भाई तुम तो हमारी मर्जी के खिलाफ इसको लाए हो। वो बेचारी लड़की आपके आसरे पर आई है, आपने भी पीछे अपना उठा लिया, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर ये रिश्ता ही नहीं चलेगा आगे चल के। मेरा एक दोस्त था उसने बड़ी ऐसी बात की थी काफ़ी अर्से पहले। उसने कहा था कि खैर काफ़ी चिक्स विक्स में था वो, तो हमने कहा यार शादी वादी का सोच ले। बोला शादी अम्मा की मर्ज़ी से करूँगा। तो उस वक्त तो फिलॉसफी मुझे अब समझ में आती है कि यार क्यों कहा था उसने।
तो कहता है कि मैंने कहा क्या मतलब तू इतना इन है चीज़ों में, कोई तो पसंद करे, पसंद बहुत है भाई, लेकिन बीवी अम्मा की मर्ज़ी से आएगी। कुछ भी मसला होगा ना अम्मा को बोलूँगा तुम लेकर आई हो, सही है, ये फटीक मुझे नहीं पालनी। इस तरह के कॉन्सेप्ट भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। यार देखो ये भी तो एक गलत प्रेमिस है ना। आपकी बीवी प्राइमरी आपकी जिम्मेदारी है ना यार, अम्मा की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं है। सही बात। और आपने अपनी जिंदगी उसके साथ बनानी है। यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट, यू हैव टू पुट इन। आगे आपके बच्चे होंगे तो उन बच्चों की तरबियत आपकी बीवी कर रही है या आपकी माँ कर रही है, एक बात है ना। फिर तीसरी बात यह है कि अल्लाह आपके हर एक के माँ बाप को लंबी जिंदगी दे, लेकिन वो कब तक रहेंगे आपके साथ। सही बात, सही बात है भाई। आप 25 साल के हो गए, आपकी शादी हो गई अब, बट व्हेन यू आर टर्निंग इनटू योर 40s एंड योर 50s, सो योर पेरेंट्स आर प्रोपोर्शनली दैट ओल्डर। और उस वक्त अगर उनकी बीमारी होती है या उनका इंतकाल हो जाता है तो वो भी अल्लाह का ही निज़ाम है ना भाई, कि एक सर्टन उम्र पे पहुंच के बंदे का फिर जाने का टाइम आता है। और मैं तो कहता हूँ बेहतर भी हुई है, बिकॉज औलाद माँ बाप के जाने को बर्दाश्त कर लेती है, और जब माँ बाप बैठे हुए हों और औलादें जा रही हों तो वो बहुत बड़ा तकलीफ की बात है। तो भाई तो अब क्या करोगे, अब तुम कहोगे यार अब मैं 50 साल का हूँ, 45 साल का हूँ, अब तो मेरे माँ बाप मर गए, अब तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है बीवी से भाई? तुमने तो उसको माँ के थल्ले डाला हुआ था। तो ये भी तो फिर लड़कों को समझने की बात है ना कि भाई प्राइमरी जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। तुमने माँ को भी हैंडल करना है, तुमने बीवी को भी हैंडल करना है, तुमने औलाद की भी तरबियत करनी है जो कि प्राइमरीली तुम्हारी बीवी कर रही है। और जो आपने एक बात बोली कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो भाई लॉन्ग टर्म गोल आपके बोलने से नहीं होगा, आप जो कर रहे हैं ना, आपके एक्शन से वो डिटरमिन करेगा कि आप लॉन्ग रन में चाहते क्या है। तो अगर आप अपने माँ बाप को अपने साथ रख रहे हैं, आप जॉइंट फैमिली में हैं या साथ नहीं भी रह रहे हैं, लेट्स अज्यूम आपकी माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, आप अपने अलग घर में रह रहे हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये मुनासिब है भाई, फैमिली बड़ी हो रही है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो somebody has to move out, बिल्कुल, ताकि एक स्पेस भी मिले। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप को इज्जत दे रहे हैं, आप उनकी खिदमत कर रहे हैं, तो भैया आप ये सिर्फ जन्नत नहीं कमा रहे, आप आखिरत नहीं कमा रहे, आप अपने औलाद को लाइव डेमो दे रहे हैं कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। बिकॉज एक दिन आपने भी बूढ़ा होना है, बिल्कुल, एंड योर चिल्ड्रन विल डू व्हाट दे सी यू डूइंग, दे विल नॉट गिव अ डैम ऑफ व्हाट यू बीन टेलिंग देम ऑल देयर लाइफ। ऐसे ही है, ऐसे ही है, सब दिखता है भाई, सब आप बैठ के टीवी देख रहे हैं और बच्चे को आवाज लगाए, ओए जाके नमाज पढ़, कभी भी नहीं उठेगा वो नमाज पढ़ना। लेकिन अगर उसने अपनी आदतन देख रहा है कि भाई अजान हो रही है और बाप खड़ा हो रहा है नमाज पढ़ने के लिए, तो वो उसका सेकंड नेचर बन जाएगा। अपने सुट्टे नहीं छूट रहा है, लेकिन बेटे को नहीं लगाना चाहिए सुट्टा। सिंपल सी बात है ना यार। तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लिव दैट लाइफ। आज हम क्या कहते हैं कि यार हमने कुर्बानी कोई नहीं देनी, जिंदगी के मजे सारे करने हैं, लेकिन जो लेने का टाइम आएगा ना, तो मेरी औलाद ऐसी हो जाए, मेरे दोस्त ऐसे हो जाए, मैंने उसको कभी खाना नहीं खिलाना, वो मुझे खाना खिला दे। अरे भाई कब तक खाना खिलाएगा वो तुम्हें? तो अगर वो तुम्हें 4 दफ़ा खिला रहा है तो 4 दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा तो तुम भी खिलाओगे ना। देखिए लीडरशिप की जब भी बात होती है ना, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, एक चीज़ सबसे पहले आती है, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट। आपको ये करनी आनी चाहिए। आपको स्टेक होल्डर्स की मोटिवेशंस का पता होना चाहिए, उनको किस तरह डील करना है, किस तरह नेविगेट करना है और किस तरह उनको जेलिन रखना है। सही है। अब वो आप साथ में रहो, साथ में ना रहो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग नहीं मिलते लेकिन इतनी नफरतें होती हैं, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल बहुत वोकली बताता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पीसफुली हम लोग अलग हुए, ठीक है। उसके बाद मैं अब जब जाता हूँ घर पे तो पुरतपाक इस्तकबाल होता है यार। मतलब माई फादर एक्चुअली कॉल्स मी कि यार तुम, क्योंकि मैं अक्सर बेगम बच्चों को छोड़ देता हूँ, मैं लेट हो गया किसी मीटिंग में, पॉडकास्ट से मुझे जाना है घर, तो 2 दफ़ा फ़ोन आ जाएगा, यार किधर हो, कहाँ गायब हो। अच्छा, उसके बाद मेरी अम्मा पूछती हैं आप बेगम से कि आज क्या खाओगी, क्या बनाऊं। दादी को पोती बोलती है कि दादी आज ये बनाए वो बनाए। तो एक फेस्टिविटी का माहौल होता है, आप जाते हो, बैठते हो, खाना वाना खाते हो, एक बाउंड्रीज है, अच्छा हो गया, बाउंड्रीज हैं। ये चीज़ पहले थोड़ी ख़त्म हो गई थी। मतलब ऐसा साथ रह के ना एक पर्सनल स्पेस भी ख़त्म हो जाती है, पर्सनल रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं लगता है रन ऑफ द मिल है यार, दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। एक मिनट स्टॉप हियर। ये जो आप कह रहे हैं ना कि साथ रह के ख़त्म हो जाती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं ख़त्म। हाँ, सही बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि यार जस्ट बिकॉज अब हम अलग घर में रहते हैं और अब हम आते हैं तो हमारा इस्तकबाल भी होता है और हमें लुक फॉरवर्ड भी करते हैं, लेकिन जब हम साथ रह रहे थे तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी, तो भाई ठीक है। एक बात है कि जब आप साथ होते हो तो वो फॉर ग्रांटेड हो जाता है। अब जब आप हफ्ते में 1 दिन खाना खाने आ रहे हो तो अब आप मेहमान की तरह आ रहे हो। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जी मैं साथ रहती हूँ लेकिन मुझे सुबह शाम जो है वो मेहमान की तरह बुलाया जाए, तो वो भी गलत एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप घर का फर्द हो तो आप घर का फर्द हो। अगर आप हफ्ते में 1 दिन खाना खाने आ रहे हो तो अब आप मेहमान हो। तो वी शुड नॉट कंपेयर द टू ऑल्सो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम घर में भी साथ रह रहे हैं तो वो भी आप एक इज्जत और मोहब्बत से रह सकते हो। इज्जत और मोहब्बत से रह सकते हो, आप मिलके कर सकते हो। आपकी मोहब्बत होगी तो भी
पोती फरमाइश कर सकती है दादी ये बना दें, दादी फरमाइश कर सकती है बहू ये बना दो, बट लेकिन भाई वो डेफिनेशन अलग है ना यार। बिल्कुल सही। अभी आप मेहमान हो, उस वक्त आप मेहमान नहीं थे। लेकिन कम से कम वो फीलिंग, वो फीलिंग, वो मैं ये नहीं कह रहा कि इज्जत मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिहेवियर्स में थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है। हाँ, पर्सनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट तो रहनी चाहिए भाई, बिल्कुल कहीं भी है। बिल्कुल सही है। और मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा, जो मेरी अपनी सोच है वो ये कि अगर कोई आपके साथ रह रहा है या कोई आपके साथ काम कर रहा है, या दो भाई मिलके काम कर रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मोहब्बत दिखानी चाहिए, एक्स्ट्रा एहतमाम करना चाहिए, बिकॉज भाई तुम लोग के स्टेक्स ज़्यादा हैं, मतलब मिल के रह रहे हो, तो बच्चे मिलके खेल रहे हैं, दो भाई मिलके रह रहे हैं, एक साथ डिनर टेबल पे बैठे हुए हो, तो वो तो एक ज़रा ज़्यादा रिगार्ड होना चाहिए, बशर्ते कि उसके जो दूर रह रहा है। भाई उससे हफ्ते में एक दिन मिल रहे हो, ये तो तुम्हारा दिन रात का साथी है। सही बात। तो मैं तो कहूँगा जिस तरह, अगेन इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग, तो भाई उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करो ना थोड़ा सा। सही कह रहे हैं। उसका अगर इकराम करना है, कोई तोहफा देना है, तो यार भाई मेरे साथ जो रहता है मेरा दिल उस पर ज़्यादा आता है यार, कि मैं अपने इस भाई को मैं तोहफा दूं, बशर्ते कि वो भाई जो मेरे से हफ्ते में एक दिन मिलता है या एक महीने में एक दफ़ा मिलता है। और यही इन्वेस्टमेंट वाली बात ना, एज अ फलक्रम आपको एज अ मर्द करना होता है, क्योंकि आपने यहाँ भी इन्वेस्ट किया, यहाँ भी इन्वेस्ट किया। अभी जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना, वो बैलेंस्ड होगा। मसला ये है कि यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन बेसिकली यहाँ आपका ज़्यादा पड़ला भारी है कि यार जो है जैसा है वैसा है, इस घर का कल्चर है, लेकिन इसकी नहीं सुनी जा रही, क्योंकि ये है कि भाई तुम इस घर में आई हो, अकोमोडेट तो करो, इन्वेस्ट करो वहाँ पे, इन्वेस्ट करो, उसको बताओ, कम्युनिकेट करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये चीज़ हम करेंगे, हम मिलके करेंगे। ये नहीं कि तुम्हारा साथ ये तुम्हें करना है, ऐसा है। भैया तो नौकरी भी शुरू करते हो, अपना बिजनेस भी शुरू करते हो, तो पहले दिन वो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो जो 10 साल बाद आ रहा होता। अब आप कहे जी मैं तो लंदन से पढ़कर आ गया, मैं तो लंदन से पढ़कर आ गया, तो मुझे पहले दिन वो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जो कि एक सीनियर मैनेजर को मिलता है। तो ऐसा जिम जाके सोचते लोग बॉडी बना लेंगे, है ना। तो आपकी भाई कंसिस्टेंसी और एफर्ट भी तो कोई चीज़ होती है। तो वही बात एक नई एंट्रेंट की भी है कि तुम आई हो इस घर में, तो यार कुछ तो टाइम दो, कुछ टाइम में इज्जत भी बनेगी, मोहब्बत भी बनेगी, तुम्हारी वैल्यू भी बनेगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वैल्यू बहुत है, तुम्हें पता है तुम बहुत अचीव कर सकती हो, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छा मैनेज कर सकती हो, बट गिव द ड्यू टाइम टू द पीपल हु आर ऑलरेडी मैनेजिंग इट एंड लेट देम सी। भाई लेट देम सी, प्रूव योरसेल्फ ना। तुम हम यूनिवर्सिटी उसमें जाते हो किसी कंपनी में, मैंने तो तुम कहते हो मैं बहुत चीता हूँ, सब हट जाए पीछे, कल से मैं देखूंगा। नहीं, मैंने वहाँ ये किया था, भाई दिखाओ तो सही, यहाँ करके दिखाओ। वो भी टाइम लेते हैं ना, आपको जूनियर की तरह ट्रीट करते हैं ना यार, कि भाई अपने सीनियर को रिपोर्ट करो और जैसे वो कह रहा है वैसे करो। पहले करके दिखाओ तुम कितने पानी में हो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स भी छोड़े जाएंगे, तुम्हारी अथॉरिटी भी बढ़ाई जाएगी और तुम्हें इंडिपेंडेंटली डिपेंड भी किया जाएगा। बट बिफोर दैट यू विल वर्क एज अ टीम। तो वही बात भाई घर की भी है, वही बात जॉइंट फैमिली सिस्टम की भी है। कोई अगर फुआड़ है, वो अकेले रहते हुए भी उसको मैनेज नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं डॉट्स कनेक्ट करूँ जो आपने कहा ना, ये हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि हार्ड कॉन्वर्सेशंस हैं, ये इसलिए अज्यूम की जाती हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा हार्ड वर्क नहीं है वहाँ पे, हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया हुआ, इसलिए हमें लग रहा है हार्ड कॉन्वर्सेशंस हैं। बिल्कुल आप सही इन्वेस्ट किया हुआ होगा तो आपको पता है, क्योंकि मैंने भी कुछ घर में बैठ के मोहब्बतों से रहोगे यार, वो आपके अगर सास बहू भी हैं तो वो आपस में अच्छा डिस्कशन करेंगे, मैंने कुछ घरों में बैठ के चीजें करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होगी। डिपेंडेंसी इज नॉट अ बैड थिंग। बिल्कुल, मैंने कुछ घरों में बैठ के, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। बिल्कुल, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड करते हो किसी चीज के लिए, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि यार मैं अच्छे बुरे वक्त में इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। तो बुरी बात तो नहीं है, और टू वे भी हो सकता है, हमेशा टू वे ही होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, मैंने काफ़ी दफ़ा अपने ख़ानदान में या दोस्तों यारों में बैठ के जब कॉन्वर्सेशंस किए हैं, बैठा हूँ, देखा हूँ, तो मैंने यही फ्लेयर्ड अप कॉन्वर्सेशन ज़्यादा देखी हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं देखी, कहीं ना पड़ला कहीं ना कहीं भारी होता है। दूसरी पार्टी कहीं ना कहीं समझ रही होती है कि यार मेरे साथ इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं की गई है, जो इन्वेस्टमेंट जिन टर्म्स में आप कह रहे हैं कि यार उस रिश्ते में तो इन्वेस्ट करो, रिश्ते में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो उससे वही की जा रही है कि यार परफेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशंस काम आती हैं कि भाई जब इंसान को लगता है हार्ड है क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फिर कोई तीसरा बंदा आता है। अच्छा, तीसरा बंदा जो नेगोशिएटर बन के, मॉडरेटर बन के आता है, वो भी गंदा हो जाता है। नहीं, देखें आप रोज़ाना, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, वो ये कि देखें आपकी रिलेशनशिप ना आपने ही मैनेज करनी है, आप तीसरे से कैसे मैनेज करवाओगे? सही बात है। वो आपको आके कोई गाइडलाइन तो दे सकता है, लेकिन वो आपके सर पे बैठ के आपकी डिक्टेशन तो एक एक चीज़ नहीं दे सकता। ये आपने नेगेटिव एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट कर देगा आप पे। मैं यहाँ पे ना दो बातें एक बताना चाहूँगा। एक वो मजाक वाला एक तफरी है जो कि आपको ये बताएगा कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन, एक पर्सपेक्टिव से। वो एक साहब का है, एक वो सास बहू की ना बड़ी लड़ाई होती थी। तो वो बहू कहे सास गलत है, सास कहे बहू गलत है।
तो वो जो है वो एक साहब के पास गई, पीर साहब के पास। यार पीर साहब जो है, मेरी बहू तो बड़ी तेज़ है और बड़ी गलत है और बड़ी लड़ती है और बड़ा ये करती है। अच्छा, और पीर साहब तो जानते थे कि ये ख़ुद कितनी तेज़ मिजाज है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ और तुमने करना ये है कि यहाँ पे तुम्हारी बहू लड़ने आए और तुमसे कोई बात करे, तुमने जो है ना ये तावीज़ अपनी दांतों में दबा लेना है और जब तक वो चली ना जाए तुमने तावीज़ को निकालना नहीं है। ठीक है। उन्होंने कहा भाई पीर साहब कह रहे हैं मैं ऐसे कर लेती हूँ। उन्होंने वो तावीज़ लिया और उसके बाद जब कोई मौका आए तो वो तावीज़ फ़ौरन निकालें और दांतों में दबा लें, दांतों से निकालना नहीं है तुमने। वो महीने 2 महीने बाद आई, पीर साहब यू आर अ गुरु, क्या तावीज़ आपने मुझे दिया कि हमारे घर में तो झगड़े ही ख़त्म हो गए और कोई बात ही नहीं है, वो तो अब तो बड़ी मोहब्बतें भी हैं, ऐसा भी है वैसा भी है। तो पीर साहब ने बेसिकली क्या करा था, मुंह बंद कराया था कि आप रिस्पॉन्ड ना करें, मुंह बंद करा दिया था। ये प्लेसिबो था। तो बात ये है कि भाई अ लॉट ऑफ टाइम्स इशू कोई नहीं होता, लेकिन जब आप इशू बनाना शुरू कर दें, फ्लेयर अप करना शुरू कर दें, तो जब आप फ्लेयर अप करना शुरू कर दें, तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझे ऐसे क्यों बोला, तूने वैसे क्यों बोला, तू छोटा मैं बड़ा तू छोटा, तो फिर वो बात होती कुछ भी नहीं है, कहाँ से कहाँ चली जाती है और फिर दिल भी ख़राब हो जाता है। तो भाई बात यह है कि अगर, और जो कि होता है, अगर सामने वाला कोई गलत बात कर भी दी, कभी कोई नामुनासिब बात कर भी दी, तो यार थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो यार, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई। अगर हल्का सा तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लोगे तो वो बात दब भी जाएगी, सामने वाले को शायद रियलाइज़ भी हो जाए, और अगर नहीं भी रियलाइज़ हो तो कम से कम इतनी फ्लेयर अप नहीं होगी जिसकी वजह से आप कहोगे ना कि वो क्रिएटिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, कि छोटी सी चीज़ थी और आपने उसको इतना बड़ा बना दिया। वो बात है ना कि इन द लॉन्ग रन व्हाट मैटर्स इज व्हाट मैटर्स, कि यार आप करना क्या चाहते हैं। आई थिंक इट इज ऑल्सो अबाउट योर प्रायोरिटी ना। अगर आपकी, जैसा आपने एक बात बोला अभी थोड़ी देर पहले, आप कह रहे थे कि जी अगर मामले को सुलझाना है तो वो आपकी प्रायोरिटी है। बिल्कुल। अगर मामले को उलझाना है तो फिर ठीक है, उस तरह कर लो। तो भाई अगर रिश्ते निभाने हैं और प्रायोरिटी है और मोहब्बतें करनी है, तो ट्रस्ट मी, इससे ब्यूटीफुल कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज ये आपके गॉड गिवन रिश्ते हैं। आप उन्हीं को इतना एंजॉय करोगे और आप उसको ब्लेसिंग समझोगे कि यार अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप हयात हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे बहन भाई हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे बीवी बच्चे हैं। और इसी को अगर आप इशू बनाओगे तो आप घरों में चले जाओ, मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, बच्चे नाफरमान हैं, माँ बाप बच्चों को कोस रहे हैं, मतलब इट इज़ अ टोटल मेस। तो बात ये सिर्फ जॉइंट फैमिली से इसका कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ये हर रिलेशनशिप के ऊपर अप्लाई करता है। आप उसकी कदर करेंगे तो वो आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त एक एन्जॉयमेंट का सबब बन जाएगा। और आप नहीं करोगे तो लोग बीवियों से परेशान हैं, लोग औलादों से परेशान हैं, लोग बहन भाइयों से परेशान हैं, लोग माँ बाप से परेशान हैं। इसको थोड़ा सा बाहर लेकर आते हैं घर की बाउंड्री से, अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल वे में लेकर आए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्रेड विनर की, और ब्रेड विनर जो है घर के बाद निकल के जाता है कंपनी में या काम करने। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जिस तरह AI या फिर जो भी चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पहले एक ज़माने में मुझे लगता था कि यार जॉब सिक्योरिटी का एक इशू रहता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। अब तो ज़्यादा हो गया। पहले फिर भी लोग कंपनी में ना हॉप करते पूछते थे इसमें इस कंपनी में, तेरी कंपनी में जॉब सिक्योरिटी का क्या इशू है। मुझे तो उस भी समझ में नहीं आता था कि भाई जॉब जब तक सिक्योर पर काम कर रहा है तू, जब तक कंपनी को 10 टाइम्स ज़्यादा कमा के दे रहा है अपनी सैलरी से, या 100 टाइम्स। अब तो खैर बंदे से पूछने की बाद में बात आती है, पहले तो AI के जहन में आता है AI जॉब खा जाएगी। तो ये जॉब सिक्योरिटी वाला जो एलिमेंट है, ये कितना बीइंग ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल, बीइंग एन एम्प्लॉयर, आप क्या समझते हैं इस बारे में? हम बिजनेसमैन हैं, कंपनीज माशाल्लाह रन करते हैं, मल्टीपल लोग हैं अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स। एक सिंपल सी देखो बात ये है, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज आउट देयर टू मेक मनी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके बात करूंगा, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिल रही होती है वगैरह वगैरह। लेकिन एक सेठ कह लो या बॉस कह लो या हेड कह लो डिपार्टमेंट का भी, तो यू आर ऑल द टाइम लुकिंग टू इम्प्रूव थिंग्स, इम्प्रूव योर प्रॉफिटेबिलिटी, इम्प्रूव योर एफिशिएंसी, इम्प्रूव योर आउटपुट। और वहाँ पे हम कोई भी एम्प्लॉई रखते हैं, चाहे वो एक 25,000 वाला हो, चाहे वो 2.5 लाख वाला हो, चाहे वो 25 लाख वाला हो, तो बात यह है कि भाई आपकी वर्थ तो आपका काम डिक्टेट करता है ना यार। अगर मैं आपको 2.5 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूँ और आप काम जो है वो 1 लाख रुपए वाले बंदे का कर रहे हैं, तो यू आर नॉट गुड इनफ।
प्रॉब्लम मुझे 2.5 लाख सैलरी देना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यार नाउ यू आर मेकिंग मी क्वेश्चन कि यार ये काम तो मैं 1 लाख वाले बंदे से भी करा सकता हूँ, मैं इसको 2.5 लाख किस बात के दे रहा हूँ। और फिर अगर कल आपको फायर किया जाए और आप ये कहें कि यार इस कंपनी में तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो भाई आप तो देखें कि आप उसमें इनपुट क्या दे रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता आपको कंपनी बंद हो रही है, ये तो सभी को फारिग कर रहा है, भाई कंपनी तो चल रही है, हायर भी हो रहा है, मे बी यू वर नॉट गुड इनफ, नंबर 1। नंबर 2, it is way more competitive than it used to be back in our fathers' times. Because of technology, because of AI. AI is part of technology. वो एक modus operandi different है उसका। लेकिन बात यह है कि काम कभी बंद तो नहीं होता। देखें, एक ज़माने में कैटल से जो है वो दुनिया फार्मिंग करती थी, तो जब ट्रैक्टर आया तो लगा कि जी अब तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसा तो नहीं हुआ। एक ज़माने में ऊँटों पे सवारी होती थी, फिर गाड़ियाँ आ गई, फिर हवाई जहाज़ आ गया। तो ऐसा तो नहीं है कि ठीक है अब लोग ऊँटों पे सफ़र नहीं करते लेकिन किसी और चीज़ में लग गए। इसी को अगर हम अपने और आपके ज़माने की बातें करें तो भाई आज तो मोबाइल, ईमेल, कंप्यूटर्स भी जो है वो आपके मोबाइल पे ही आ गए। आप ईमेल भी उससे कर लेते हो, सॉफ्टवेयर भी उसी पे ऑपरेट कर देते हो, अप्रूवल करना होता है वो भी उसी पे हो जाता है। अब तुम कराची में हो, लंदन में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, इट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज यू आर ऑन द जॉब। फिर वो अभी कोविड के बाद से जो वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट आया तो टूल्स भी इतने सारे डेवलप हो गए कि जो आपको काम करवा रहे हैं। तो बात यह है कि इट इज़ कंटिन्यूसली अबाउट अडेप्टिंग, थिंग्स विल चेंज। हम पहले टेलेक्स करते थे, फिर फैक्स करने लगे, फिर ईमेल करने लगे। आज वो ईमेल का भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो इट इज समटाइम्स फनी यू नो बिकॉज अगर वो स्कूल में सिखा रहे हैं हाउ टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, हाउ वैलिड इज दैट? व्हेन डू यू लास्ट रिमेंबर इवन राइटिंग अ लेटर टू एनीवन, लेट अलोन अ फ्रेंड, हेलो हाउ आर यू काइंड ऑफ अ लेटर, यू नो। अब तो ईमेल भी आप देखें, इट इज नो लॉन्गर अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सही बात। It is totally acceptable to write a one-liner email, and that is formal communication. Both inside company and outside company. तो वो जो एक स्टाइल चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, तो अडेप्टेबिलिटी की बात है ना। सही बात है। अच्छा, अगर आप AI की बात करते हैं तो मैं एक आपको मिसाल दूं। लेट से हम इमिग्रेशन की बात करते हैं तो रिसेंटली, बिकॉज दुबई की बात कर लेते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, बहुत लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं। तो एक टाइम ये होता था आप बैठे हुए, लंबी लंबी क्यूज़ लगी हुई हैं, वो बंदा मैनुअली चेक कर रहा है फलाना। फिर इट मूव्ड ऑन एंड यू वर टॉकिंग अबाउट कि जी वो चले, आपने मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स आ गए, आपने मशीन में रखा एंड वहाँ से उसने जो है वो आपका डेटा भी उठा लिया और आपका वीज़ा भी वेरीफाई हो गया। फिर दुबई में रिसेंटली देन दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग ई-गेट्स। अब आप जो है वहाँ पे जाते हैं, आप अपना पासपोर्ट रखते थे तो वो आपका स्कैन कर लेता था, वीज़ा भी और आपकी बाकी चीज़ें भी, एंड द गेट वुड ओपन। सो पीपल आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। एंड रिसेंटली अब आपको पासपोर्ट भी रखने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट वॉक अप टू द गेट, इट स्कैन्स योर आई एंड दरवाज़ा खुल जाता है। एंड दैट इज़ योर एग्जिट स्टैम्प, दैट इज़ योर इमिग्रेशन। तो भाई मुझे ये बताइए, तो ये AI ही है ना? कोई इंसान का बच्चा तो नहीं वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा कि ये फहद साहब जो है वो गेट पर आ गए, चलो भाई इनको जल्दी से चेक करके ओके कर दो। सही बात। और वो बैक एंड पे इतने सारे डेटा से लिंक्ड है कि अब सब चीज़ें उनको पता है कि आप कब आए, आपने क्या करा, कहाँ ठहरे, कैसे रहे, कब निकले, कब आए। तो भाई अब वो जो लेट से 50 लोग जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे उनकी नौकरी तो गई, लेकिन वो किसी और चीज़ में लग गए, किसी और चीज़ में। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई एक चीज़ हटती है, लोगों ने कहा जी मैकडॉनल्ड्स का बॉयकॉट हो रहा है तो जी नौकरियां चली जाएंगी। अरे भाई लोगों ने मैकडॉनल्ड्स खाना छोड़ा तो भूखे थोड़ी रहे, उसकी जगह वो दूसरा चलना शुरू हो गया। तो अगर इसकी नौकरी ख़त्म हुई होंगी तो वहाँ नौकरियाँ लग गई होंगी। सही बात है। तो देर इज सम रिप्लेसमेंट विच इज़ कमिंग अप ऑल द टाइम। नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम एन एम्प्लॉयज़ परस्पेक्टिव, तो भाई यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, बिकॉज अब आप उस अंदाज में काम नहीं कर सकते जिस तरह 20 साल पहले होता था। इट इज़ वे मोर कॉम्पिटिटिव। अगर पहले इनएफिशिएंसी भी होती थी तो वो चलती इस तरह थी बिकॉज यू वुड से कि यार नफ़े में नुकसान है। आज इतना हर चीज़ में कंपटीशन हो गया है कि वो आपकी बॉटम लाइन को इतना इफेक्ट कर रहा होता है कि आपको अब रूथलेस होने के अलावा चॉइस ही नहीं बचती। तो बाज़ वो पुराने एम्प्लॉयज़ को भी आप फारिग कर देते हो कि भाई
यू आर नो लॉन्गर गिविंग मी द आउटपुट आई रिक्वायर, सही बात। या मुझे अपनी टीम को एफिशिएंट ज़्यादा बनाना है, या मुझे उसको अपग्रेड करना है। अब अगर पुराना आदमी है और वो अपने स्किल्स ही अपग्रेड नहीं कर रहा, सॉरी सर मैं तो रजिस्टर पे काम करता था, मैं तो कंप्यूटर में नहीं करूँगा। सॉरी सर मुझे तो एक्सेल यूज़ करना आता था, मैं तो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करूँगा। सॉरी सर मुझे तो वो देसी सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता था, मैं तो सैप नहीं यूज़ करूँगा। आप एक इम्पेडिमेंट हो फिर। तो भाई फिर तो अब आप कह रहे हो जी मेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो भाई जॉब सिक्योरिटी आपकी है, कंपनी को काम भी चाहिए है, आप अपने आप को उस हिसाब से अडाप्ट करो ना यार, कि मैं वो काम कर सकूं। तो ये तो उस हवाले से मेरा नहीं ख्याल, मैं इसको जॉब सिक्योरिटी का वर्ड बिल्कुल नहीं समझूंगा। आई थिंक इट इज़ टफ। हमारे शायद वालदैन के ज़माने में बिजनेस यूज टू बी ईजियर, इट वॉज यूज टू बी अ सेलर्स मार्केट, नाउ इट इज़ नो लॉन्गर अ सेलर्स मार्केट। हर काम को करने वाले 10 लोग हैं, तो आपको अपने आप को उस हिसाब से डिफ्रेंशिएट कुछ तो करना पड़ेगा कि भाई आपके पास कोई क्यों आए। और एक मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है, आई वॉज इंटरव्यूड एट अ मल्टीनेशनल, एक केमिकल कंपनी थी, तो RSMs हायर हो रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने जब इंटरव्यू में एक सवाल किया, काफ़ी सवाल करते करते कह रहे हैं कि अगर अपने से बड़ी उम्र के बंदे को फायर करना हो क्या करोगे। तो ज़ाहिर हम तो आपको पता है कल्चरली प्रोग्राम्ड हैं, और 10 साल पहले की बात है, ज़ाहिर है इतना कॉर्पोरेट रट से नहीं गुजरे थे, हमें नहीं पता कितना रूथलेस होता है क्या होता है। तो हम तो नए नए ग्रेजुएट, तो हमने कहा नहीं मैं ख्याल करूँगा, पहले बात करूँगा। करूँगा बोला नहीं, बात हो गई, ख्याल हो गया, सब कुछ हो गया, 1 साल आपने खींच लिया, क्या करोगे। तो शुक्र है मैंने फायर कर दूँगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं, फॉर द ग्रेटर गुड, क्योंकि मैं भी बेसिकली अपना ही काम करवा रहा हूँ ना, मुझे भी पैसे चाहिए, उसको भी पैसे चाहिए, लेकिन अगर मेरी परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस से हर्ट हो रही होगी तो आई वोंट बट एन आईलिड। तो उसके बाद एक और जो एक हमारे मुस्तफ़ा मिर्चा वाला अकाउंटेंसी हब के जो ओनर हैं, और 2 भाई हैं, कंटेंट क्रिएटर्स भी अच्छे हैं, सुबान मिर्चा वाला और वो भी मेरे पास आए हुए थे। तो दोनों भाइयों ने एक बात की थी अपने सेशन में, वो बड़ी प्यारी की थी, कि उन्होंने कहा कि आपकी एक टीम है, वो बेसिकली बाइकर भी हैं US वगैरह। तो कह रहे हैं हम सारे बाइकर्स एक साथ निकलते हैं, और हमारे जो पूरे ग्रुप की स्पीड है वो किसकी स्पीड फॉलो करेगी, जो सबसे तेज़ होगा, सही है बोले, लेकिन रियलिस्टिकली किसकी स्पीड से पहुंचेगी, जो सबसे स्लोएस्ट होगा। सबसे स्लोएस्ट होगा। मतलब मैं पहुंचा नहीं ना वहाँ पे, तो मैंने कहा क्या मतलब है। तो कह रहे हैं सबसे स्लोएस्ट, क्योंकि आपको उसके मुताबिक अकोमोडेट करना पड़ेगा अपने आप को, कि यार ये बिल्कुल ऐसा है कि आप चल रहे हैं, हाँ ये आप चल रहे हैं, और छोटा 2 साल का बच्चा चल रहा है तो आप हाथ पकड़ के चलेंगे, और वो कह रहे हैं मैं ज़मीन पे चलूँगा, तो आप चलेंगे उसके साथ, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यही सीन आपके साथ है कि टीम में अगर आप कर रहे हो, और भले वो 20 साल पुराना आदमी है, करना पड़ेगा। तो मैंने जब उनसे ये कहा तो फिर बात ये ना कि अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो फिर घर बैठ के उसको खिलाते रहो। अगर आपने रिगार्ड रखना है तो भाई फिर घर बैठ के उसको तनख्वाह पहुंचा दो ना, या पेट्रोल डाल दो, उसका सवाब ही मिल जाएगा। अगर सवाब यार आप घर बैठे, मैं आपको घर पहुंच के महीने के पैसे पहुंचा दूंगा, तो कम से कम अल्लाह से सवाब तो ले लो। इनएफिशिएंट इनकॉम्पिटेंट आदमी को कंपनी में रख के उसकी तनख्वाह देने का तो तुम्हें ना सवाब मिल रहा, सही बात, ना कोई फायदा मिल रहा। It is tough. देखो, I am not saying it is easy. Naturally, you have charity. आप non-profit I am not saying it is easy to even let go of people, because आप उन पे थोड़ा dependent भी होते हो, आप accept कर रहे होते हो यार चलो जैसे काम चल रहा है कम से कम चल तो रहा है। Fear of the unknown भी होता है, which is why you also as a department, as a boss, as a owner, you have to work about creating buffers. कि भाई अगर मैं एक बंदे को निकाल रहा हूँ तो इसका काम कौन करेगा। तो एक पूरा काम है ना यार, मतलब दिस इज व्हाई यू गो टू वर्क एवरी डे। अगर हर चीज ऑटो मोड पे चल रही हो तो फिर हर आदमी घर में ना बैठ जाए। इलॉन मस्क ना बैठ जाए घर पे। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें इन सारी चीज़ों में ना जो आजकल लोग फंस रहे हैं आके, क्योंकि मिड लाइफ क्राइसिस की अगर बात की जाए, बहुत सारे लोग हैं ना अब 35 में 40 में आके, क्योंकि जितना आप एज करते जाते हैं उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी स्लोएस्ट होती जा रही हैं। अब तो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही हैं वो 18-20 साल के लड़कों को ज़्यादा नज़र आ रही हैं हमसे ज़्यादा, क्योंकि हम तो इतना रट में घुस चुके हैं कि हम उस पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकते कि दुनिया कहाँ जा रही है। क्योंकि 9 to 5 के बाद, 9 to 9 के बाद आपके पास एनर्जी बचती नहीं है, फिर अपने ऊपर आप काम भी नहीं कर रहे, कोई नई स्किल भी डेवलप नहीं कर रहा है, फिर आप चाह रहे हो जॉब भी सिक्योर रहे। तो इनके अगेंस्ट 20 साल के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो बेचारे कहीं और फंसे हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है क्योंकि कंपैरिजन करना शुरू कर दिया उन्होंने अपना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये 20 और 40 साल का जो गैप है, ये मुझे लगता है कि इनको ना, मैं अक्सर बोलता हूँ कि इन लोगों को इनसे सीखना चाहिए, सही है। और इनको इनसे क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि इनके पास ये 20 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, जो धक्के खाए हैं, ये इनके काम आना है। और इनके काम वो आएगा, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो तुम्हें नहीं आता, वो चीते हैं बैठे हुए, तुम्हें टिकटॉक एडवर्टाइजिंग नहीं आती, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन नहीं है, वो चीते बैठे हैं सारे। तो ये अगर आप कंबाइन कर लें तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो सकता है, फैमिलीज़ के अंदर हो सकता है। यार देखो, एक बात तो ये आपकी बजाय है कि जिस पेस पे इस वक्त दुनिया चेंज हो रही है ना, 10 साल बाद क्या हो रहा होगा हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। 10 साल तो पहले साल बाद कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली। तो पहले बात यह, एक सर्टन प्रिडिक्टेबिलिटी थी, वही काम चलते थे, वही स्किल सेट्स
चलते थे और जनरेशन्स निकल जाती थी, तो आज तो वो वैलिड नहीं है भाई। आज जो काम कर रहे हो पता नहीं 10 साल में या 5 साल में वो कितना वैलिड होगा। नए ऐसे स्किल सेट्स या डिमांड्स आ गई हैं कि अब आपको ये नहीं पता कि अब जैसे टिकटॉकर है वो शायद आपको मुझे नहीं हजम होता ना, बट देयर आर पीपल हु आर आउट देयर मेकिंग मिंटिंग मनी ऑन दैट। बिल्कुल ऐसे। आपको लगता है यार ये कौन सा ये कोई काम थोड़ी है, ये तो शोगल है, ये तो करते हो, काम के करते हो, है ना। बट लेकिन देयर आर पीपल आउट देयर हु आर प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स। उनका धंधा ही ये है कि वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। somebody is making more money, somebody is making less money, but that's their job, and they have the attention, brands come to them, and they take it very seriously because now they are no longer doing it for fun, that's their job. तो वो उसके ऊपर सोचते भी हैं, एफर्ट भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, नई आइटम भी लेकर आते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बात यह है कि अगर हम लर्निंग की बात कर रहे हैं तो भाई लर्निंग तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए, दोनों से है, बिकॉज प्रोफेशनल लर्निंग भी होती है और लाइफ स्किल्स लर्निंग भी होती है। तो लाइफ स्किल्स लर्निंग तो जाहिर सी बात है वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है ना भाई, वो किताबों में तो नहीं मिल सकती, नंबर एक। नंबर दो ये कि आज अनफॉर्चुनेटली जो ज़माने आ गए हैं, जो मिसाल के तौर पे ये इंडिविजुअलिस्टिक टूल्स वाले आईफोन आईपैड पे लगे रहो, PS4 पे लगे रहो, तो वहाँ पे लोगों की इमोशनल कोशंट जो मतलब जिसको कहते हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। पीपल टू पीपल इंटरेक्शन नहीं होती। आप मोबाइल पे लोगों से गपशप कर लेते हो लेकिन फेस टू फेस बैठ के आपको बात नहीं करना आता। आपकी सोशल स्किल्स बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो वो तो भाई इस ज़माने के चैलेंजेस हैं। एंड अगेन एज आई सेड, कोई सिंपल इतना आसान इसका सोल्यूशन नहीं है कि हर कोई अडॉप्ट कर ले। यू कैन जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट। जहाँ तक आपने मिड लाइफ क्राइसिस की बात करी, तो यार मिड लाइफ क्राइसिस क्या चीज़ है? एक ज़माना था जहाँ पे आप 40 साल के होते थे। हम अगर अपने बचपने की बात करें तो 40 साल का लगता था जी पता नहीं कितना बुढ़ा आदमी है और ये तो एक तरीके से बस रिटायरमेंट की तरफ है और ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो अल्लाह का शुक्र यार, आई एम इन माय मिड 40s। तो लगता है कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तो। आई एम इन माय मिड 40s एंड आई प्ले गेम्स एंड आई एम एक्टिव एंड आई एम रेगुलर एंड आई एम सो। तो ये तो अपने ऊपर बात है ना। एक बात ये भी है कि देखें किसी हद तक आपको अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ख्याल करना होगा, बिकॉज अगर आप फिजिकल फिट होगे तो बाकी काम भी कर सकोगे। बिल्कुल ऐसे। मतलब एक आदमी अगर एक ही टूल तो है आपके पास, आपकी बॉडी नहीं, इसके अलावा एक आदमी अगर खुदा ना खास्ता बीमारियों में घिरा हुआ है या फिजिकली वीक हो गया, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो वो अपने जॉब पे या अपनी कंपनी में भी कितना एक्टिव होगा, मिसाल के तौर पे। नंबर 2 ये कि वो एक बड़ा प्यारा वो आपको उस पर सोशल मीडिया पे भी आ रहा होता है कि your next 10 years are defined by how you live today। सही बात है। तो भाई अभी तो बॉदर नहीं कर रहा, अभी आप यंग हो या रिलेटिवली यंग हो, लेकिन भाई 70 साल की उम्र में तुम कैसी जिंदगी गुजार रहे होगे वो डिपेंड करता है। तो देयर आर सम पीपल whom we know 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, माशाल्लाह सो एक्टिव, गोइंग टू वर्क, गोइंग फॉर अ वॉक, दे आर नॉट लिविंग अ डिपेंडेंट लाइफ। येस, एक उम्र का तकाजा है तो उनकी एक सर्टन देखभाल वाला बात है, लेकिन एक होता है ना जो मोहताजगी वाली ज़िंदगी होती है। तो भाई खुदा ना खास्ता आप भी तो नहीं चाहते कि आप अपने बुढ़ापे में एक मोहताजगी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, अपने आगे बच्चों पे भी एक बर्डन हो, और ख़ुद भी सोचो ना बंदा कैसा फील करेगा यार कि मैं हर चीज़ के लिए दूसरों का मोहताज हूँ, कि मैं उठ के बाथरूम नहीं जा सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है अपनी जिस्म के ऊपर, अपनी जान के ऊपर। और एक तो होता है फिजिकल फिटनेस, आप देखने में कह रहे हो वाह यार बड़े स्मार्ट हो, और दूसरी चीज़ है इंटरनल हेल्थ। आज की मेरी हेल्थ प्रैक्टिस ऐसी है कि यार मैं जंक खा रहा हूँ, मैं शुगर खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ, कल चल के मुझे कोलेस्ट्रॉल भी है, डायबिटीज़ भी है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी है, फिर मेरी किडनी भी फेल हो रही है। तो भाई अब ये तो कुछ तो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स भी है ना यार। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, वेपिंग कर रहा हूँ, मुझे बड़ा कूल लग रहा है, कल चल के मेरे लंग्स कोलैप्स कर गए तो मैं उसमें हस्पतालों में बैठा हुआ हूँ। तो भाई आज की कुछ हैबिट्स हैं जो कि तुम्हारे अगले 10-20 साल को डिफाइन करेंगी। तो वो तो तुम्हारा काम है ना। अगेन कमिंग बैक टू इन्वेस्टमेंट, जिस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे वैसा रिटर्न पाओगे। एक आदमी आज है 30 साल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अच्छा हमारे यहाँ कल्चर नहीं है ना, तो इसको भी ज़रा सा लोग उंगली उठाते हैं। ऐसे ही है भाई, इनको तो काम ही कोई नहीं है, ये तो इनको तो रोज शाम को जिम जाना होता भाई, ये तो इसी में लगे रहते हैं। भाई तुम्हें कोई काम काज, या बहुत फारिग है या सेट है, तो भाई चलो इसके पास बहुत मेरा पॉइंट ये, हम एज अ सोसाइटी उसको अप्रिशिएट नहीं करते। आप वेस्ट में चले जाएं, वहाँ हर जवान बुढ़ा मर्द औरत किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगा हुआ है। सही बात है। जिम्स भरे में, स्विमिंग पूल्स भरे में, क्लब्स भरे में,
कोर्ट्स भरे हुए हैं, इसीलिए भरे हुए बिकॉज वहाँ पे एज अ सोसाइटी दे अप्रिशिएट योर फिजिकल वेलनेस। तो हम कहते हैं यार वहाँ तो सब 80 साल 90 साल जीते हैं। अरे भाई तो वो इन्वेस्ट भी तो करते हैं अपनी 20 और 30 में और 40s में। अभी हम इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए हम 50 साल के जो है बुढ़े हो जाते हैं। कल परसों एक पॉडकास्ट देख रहा था, रीबॉक के ओनर जो हैं 90 ईयर्स ऑफ एज, फॉस्टर नाम है, किम फॉस्टर ऐसी करके। तो यार क्या फिट बंदा था वो, 90 ईयर्स ऑफ एज। तो मैंने कहा यार अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यार 39 40, इसका मतलब है कि अगर 90 तो 50 साल और हैं। मैं कभी ना ऐसे फैसिनेट करता हूँ कि यार वो मौत का अल्लाह तो का शुक्र है, हमारा belief है कि भाई मौत का भी है। एक वक्त आई होना है। बिल्कुल। असल चीज मौत नहीं है, असल चीज ये है कि भाई जब तक तुम जी रहे थे उस वक्त तुम्हारी ऐसे कंडीशन ही क्या है। थी। देखें कुछ चीज़ें होती हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होती हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है और ये रिवर्सिबल भी है। टाइप 1 नहीं है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, बिल्कुल सही कैंसर ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। खैर कैंसर भी ये तो फिर हाँ, वो बात आहिस्ता ये आहिस्ता वो- रिसर्च हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें आ रही हैं उस पर, लेकिन कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, ठीक है। लेकिन भाई फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता मैं बाहर निकला, ट्रक ने टक्कर मार दी, कुछ नहीं पता। Of course, we are लेकिन talking जो about जो चीज़ें तुम्हारे control हाँ में। जो कंट्रोल में है, तुम खाना रोक सकते हो, तुम वर्कआउट बिल्कुल कर सही सकते हो, है, कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल वो सही क्या एक बड़ी खूबसूरत बात है, वी हैव बीन डिगिंग आवर ओन ग्रेव विद आवर ओन टीथ बट वी डोंट इवन गेट टू नो। जो हम खा रहे हैं बेसिकली हमारे दांतों से क्या जा रहा है हम So नहीं देख रहे, true. जिस सुन रहे हैं So true. मेंटली क्या इनपुट है वो भी हमें यार बिकॉज उसको tablet इंस्टेंट नहीं कर रहे। ग्रेटिफिकेशन है ना, हाँ। अच्छा खाना, जंक खाना, शुगरी खाना, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है और उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। फिर ऊपर से उल्टा सोचते हैं। डिसिप्लिन भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उल्टा सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 600 कैलोरीज का बर्गर खा लिया तो कल मुझे 2 मील भागना पड़ेगा। अबे अगर तुम यहाँ आधा खा लेते तो 300 तो यहीं बर्न कर लेते। सही है। या तुम नहीं खाते, कोई अच्छी चीज़ खा लेते तो 600 पूरे बर्न कर सकते थे। तो काउंटर प्रोडक्टिव सोचते हैं कि यार ये तो लूँगा मज़े, उसके बाद मज़ीद अपने आप को भाई ये तुम तो भी वैसे आप- ही नहीं कर ये रहे। भी आप बड़ी आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं। हाँ। ये भी अभी नहीं सोच रहा है कि जो नहीं, मैं for खा रहा हूँ example मुझे अगर उसको सोचते बर्न हैं, भी हाँ, करना फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं, जो सोचते हैं वो बड़े बहुत हैं। नीश है हाँ। जो फिक्र कर रही है कि मैंने बर्न भी करना है। बर्न भी करना है। लेकिन कितने मैं लोग कहता हूँ- सोच रहे हैं? मैं कहता हूँ ये भी क्यों कर रहे हो भाई, क्योंकि देखें 2% भी नहीं सोच रहा हाँ भाई। इस दौर में ना हमारे पास 2 चीज़ें। एक ज़माने में हमें एक कोने पे जाके ना टीवी का बटन ऑन करना पड़ता था तो मैनुअल वर्कआउट होता था। अब हर चीज़ आपके हाथ में है, सही। अब तो गॉगल्स भी आ गए हैं कि आप गॉगल्स में सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो इसमें आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, या आपका वर्कआउट या आपका न्यूट्रिशन। अब वर्कआउट आप मैनुअल जितना भी कर लो, आप मजदूरों की तरह वर्कआउट 30 40 मिनट नहीं कर सकते, या फिर 24 घंटे में से 18 घंटे नहीं कर सकते। मजदूरी कर सकते हैं ना, आप तो मजदूर नहीं हो। अब आपके पास एक चीज़ रह गई है न्यूट्रिशन, इसको कंट्रोल कर लो ना। ये भी कंट्रोल नहीं होता, नहीं ये करेंगे और फिर ये करेंगे। डिसिप्लिन। हाँ डिसिप्लिन बिल्कुल ऐसे ही है। एंड देखो डिसिप्लिन इट डजंट कम इजी फॉर एनीवन, सो व्हिच इज व्हाई इफ यू आर लुकिंग गुड एट अ सर्टेन एज it just shows कि यार you have worked on yourself because आप जिस्म you know unless you're going for very heavy plastic surgeries and all हाँ। but otherwise जिस्म वो है जो आपने मेहनत से बनाया है and it reflects not only that you're just spending more time in the gym or on workout, it also reflects some discipline because थोड़ा सा मुंह का कंट्रोल भी है, consistency है। वही बात कहते हैं ना कि यार you fail only when you give up। तो बात यह है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो धंधे में भी, अगर आप कंटिन्यूस उस पर एफर्ट कर रहे हो तो यू आर लाइकली टू रीच समवेयर। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, जितनी बातें हमने की बिज़नेस के हवाले से, क्राइसिस के हवाले से, आप फॉर एग्जांपल जॉब में हो या फ्रीलांस कर रहे हो या जॉब स्विच करके साइड हसल करना चाह रहे हो, एक चीज़ में हमेशा इश्यूज़ क्रिएट होता है हमारे लिए, वो है टू स्टैंड आउट एंड टू चार्ज अ प्रीमियम। सही है। जाहिर है माशाल्लाह आप ब्रांड्स रन करते हैं, ठीक है, और आप बिजनेसमैन भी रहे हैं, आप बिज़नेस ग्रेजुएट भी रहे हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है 20-30 साल का, कि प्रीमियम चार्ज करने के पीछे क्या फ़िलॉसफी होनी चाहिए और क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए, पहले उन पे काम करो, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि इस वक्त हर कोई अपना काम करना चाह रहा है और हर कोई स्टैंड आउट भी करना चाह रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर आप कोई काम भी कर रहे हो और आप डिफरेंशिएटेड कर रहे हो जो कि दूसरों से बेहतर है, यू विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ वैल्यू फॉर योर सेल्फ एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू चार्ज अ प्रीमियम। मिसाल के तौर पे आपके लाइन से सड़क पे 6 बन कबाब वाले खड़े हुए और उनका सबका एक एवरेज रेट है 50 रुपये। आप उसमें से एक आदमी कह सकता है कि मैं 70 रुपये का दे रहा हूँ, अज्यूमिंग कि ऑल ऑफ देम टेस्ट ऑल्सो मोर और लेस द सेम? प्रॉब्ली नॉट। अगर कोई एक आदमी है जिसका मज़ा ज़्यादा अच्छा है तो प्रॉबली वो फर्स्ट स्टेज में प्रीमियम नहीं चार्ज कर सकेगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि लोग कहेंगे कि यार इस 4 के बजाय इस वाले से ले लो बिकॉज इसका ज़्यादा मज़े का होता है, रेट 50 रुपये ही दूंगा।
अच्छा, अब आ जाओ कि वो जो आदमी है वो कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाल रहा है या ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो कहने को तो बन कबाब है, लेकिन आप कहोगे यार ऐसा बन कबाब बाकी चारों का नहीं है, इसमें ये कोई ऐसी अलग चीज डाल रहा है, मुझे नहीं पता क्या है, मैं सिंप्लीफाई करके बात कर रहा हूँ। और उस बात के लिए वो कहता है कि यार भाई मैं वो 60 रुपए का बेचूंगा, मेरा 50 का नहीं है। एंड इफ यू रियली प्लेस अ वैल्यू ऑन इट, पीपल विल गो एंड बाय इट फॉर 60। तो भाई वही बात ब्रांड्स की भी है। व्हेन यू गो टुवर्ड्स मेकिंग अ ब्रांड, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि यूर, व्हाई डू यू गिव अ पेनी मोर फॉर कोका कोला रादर देन फॉर अमृत कोला? अमृत कोला, ठीक है ना? तो बात यह है कि आपको कोई डिफ्रेंसिएशन मिलती है तो फिर आप उस पर एक वैल्यू बनाते हो ना, उसकी जज करते हो। वो वैल्यू परसीव्ड भी हो सकती है। व्हाई डू दीज ब्रांड स्पेंड सो हेविली ऑन मार्केटिंग एंड क्रिएटिंग अ ब्रांड वैल्यू? प्रोडक्ट शायद सिमिलर भी हो, लेकिन आप कहते हो मैंने इस ब्रांड के 2 पैसे ज्यादा देने, वो एक सर्टेन प्रेस्टीज आ गया। आप कोई शर्ट पहने हुए हो, आप कहते हो मैंने यहां से लिया है, शायद एग्जैक्टली वही क्वालिटी शर्ट आपको एक दूसरी दुकान में भी मिल जाएगी, लेकिन दैट पर्सन इज एबल टू चार्ज अ वैल्यू। तो भाई उसने पैसा लगाया है उस वैल्यू को क्रिएट करने में और एक्सपीरियंस क्रिएट करना। खत्म बात। आप हमारे किसी रेस्टोरेंट में आओगे, आप आके ये तो नहीं बोल सकते अरे यार आप इतना का बर्गर क्यों बेच रहे हो, दूसरा तो इतने का बेचता। अगर आप उतनी वैल्यू दोगे तो आप आओगे और आप खुशी खुशी खाओगे। लेकिन वो वैल्यू देने के लिए फिर आपको हमने सर्विस भी देनी है, वो आपको प्रोडक्ट भी अच्छा देना है, एम्बियंस पे भी हमने इन्वेस्ट करा हुआ है, मार्केटिंग भी करते हैं, मेन्यू भी अपग्रेड करते रहते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन बिहाइंड इट ना। ऐसा तो नहीं है कि वो फ्री में वैल्यू बन गई। इसी तरह अगर मैं बिजनेस की अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास एक कस्टमर है और मैं कस्टमर को कहता हूँ यार ये मैं तुम्हें प्रोडक्ट है, हम पैकेजिंग बनाते हैं, तो ये प्रोडक्ट है, ये पाउच मैं तुम्हें लेट से 10 रुपये का दूंगा, और वो मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है कि भाई ये तो मुझे 9 रुपये का भी मिल रहा है मार्केट से, एंड इफ यू स्टिल विलिंग टू वर्क विद मी फॉर 10, तो व्हाई इज दैट? नहीं यार आपकी रिलायबिलिटी अच्छी है, यार आप जो वक्त पे कहेंगे वो ऑनर करेंगे, सामने वाला वो नहीं करेगा, यार आप 2 नंबरी नहीं करेंगे, यार आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। कोई तो वैल्यू है ना भाई जिसके लिए वो मुझे उस बात के 2 पैसे ज्यादा देगा, जिस पे आपने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जिस पे आप इन्वेस्ट करा हुआ है, टाइम भी इन्वेस्ट किया हुआ है, टाइम पैसा भी भी इन्वेस्ट करा किया हुआ है, है, एनर्जी भी सिस्टम्स भी करे हुए, रिलायबिलिटी करी हुई है, और फिर उसके साथ एक ब्रांड वैल्यू भी करी हुई है कि आज लोग आपकी कंपनी का नाम लेके कहेंगे, रेफर करेंगे, यार आपका ये आपका पैकेजिंग प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आपने किससे बनवाया, वो आपका ब्रांड नेम बताएगा, यार मैंने इस कंपनी से काम करा, तो वो आपके पास आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास लोग आते हैं कि भाई रेफरल से आए हैं, हमें भी यही चीज़ चाहिए। तो भाई इन्वेस्टमेंट करोगे तो होगा डिफरेंशिएशन, अदरवाइज एक रन ऑफ द मिल प्रोडक्ट पे तुम एक्सपेक्ट करोगे यार मुझे आउट ऑफ द नेचर, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है यार। अच्छा, इसको कंक्लूड करेंगे, और ख़ास तौर पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो हमने कहा था कि यार हमारे जो ब्रेड विनर्स हैं वो मेंटली इमोशनली मैच्योर होना चाहिए उनको, क्योंकि यही मैच्योरिटी घर से बाहर निकल के वर्क प्लेस पे भी आती है, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा मसले जो आते हैं ना, फॉर एग्जांपल चार्जिंग प्रीमियम से पहले भी एक चीज़ आती है, वो है सेलिंग, ठीक है, हाउ टू सेल। सही है, सबसे पहले तो आपको बेचना आना चाहिए ना आपको, और ख़ास तौर पे सेल विदाउट सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए कि आपके पास वैल्यू इतनी है कि आपको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब हमारे यहाँ हार्ड सेल का कॉन्सेप्ट बहुत है, फिर सेल्स का कॉन्सेप्ट वैसे ही ज़ाहिर है, आपका तो माशाल्लाह एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, आप पब्लिक डीलिंग भी आपकी अच्छी खासी है, मैंने ही बहुत सारी सेल्स आपसे सीखी है, मतलब आपने सेल्स की तरह नहीं सिखाई है लेकिन मैंने सीखी है। तो इस मैच्योरिटी को या इस मेंटल इमोशनल मैच्योरिटी को अगर हम ट्रांसलेट करें आपकी वर्क लाइफ में और आपके सेल्स कैपेबिलिटीज़ में, तो क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, 2-3 ऐसी चीज़ें जो अगर बंदा शार्पन करना शुरू करे, फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में, मतलब फॉर एग्जाम्पल 30s में करना शुरू करे, इफ़ ही वांट्स टू मेक अ स्विच, तो क्या होने चाहिए? यार एक तो पहली बात ये कि हम 30s में जाना, या इवन मैं कहूँगा टीन्स में, इवन व्हेन यू आर नॉट इन योर प्रोफेशनल वर्क, यू आर अ स्टूडेंट, लेट्स पुट इट दैट वे। तो आपने एक बहुत अच्छा बात बोली कि बेचना आना चाहिए, तो बेचना तो अपने आप को भी होता। देखिए, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर सेलिंग योरसेल्फ, यू आर सेलिंग योर स्किल्स, यू आर सेलिंग योर कैपेबिलिटीज़। तो बहुत दफ़ा आपने कंपनियों में आपने काम करा है, मल्टीनेशनल्स में भी आपने काम करा है, एंड आई एम श्योर आपको ऐसे कोलीग्स मिले होंगे जो आप कहते होंगे यार इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन साला अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करता है कि यार बॉस भी इससे खुश है, हाँ, ऐसे क्रेडिट भी ले जाता है, काम उसका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अपने आप को बेचता बहुत अच्छा है। तो भाई ये तो हर चीज़ की बात है। एक सब्जी वाला भी है
वो भी जिस तरह आवाज़ लगा रहा होगा, जो दाम बता रहा होगा आपको, यू नो महंगी चीज़ भी बेच जाएगा, नेगोशिएट भी कर लेगा। तो भाई जितना वो नेगोशिएट कर रहा है वो जेब से नहीं दे रहा, वो नेगोशिएशन स्किल्स हैं जो वो आपको, लेट से 100 रुपए की चीज़ 150 से शुरू हुआ और 130 में बेच दी, किसी को 140 की बेच दी, किसी को 110 की बेच दी, 100 उसका बेंचमार्क था। तो बात ये है ना कि कहने को वो अनपढ़ है, जाहिल है, लेकिन बेच तो वो भी रहा है, तो बेच आप भी रहे हैं। तो ये तो आई थिंक एक कोर्स स्किल है, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच एवरीबडी शुड कॉन्शियसली ट्राई टू फोकस ऑन। दूसरी बात ये कि डोंट सेटल फॉर लेस। हम बहुत कंप्लेसेंट हैं, अरे यार इतनी की नौकरी लग गई बहुत है, अरे यार बस मैं इतना अचीव कर लूँ बहुत है, अरे यार मैंने इतने पैसे कमा लिए, मेरा तो खर्चा इतना कम है, मैं तो इतने कमाता हूँ, मुझे ज़रूरत क्या है और मेहनत करने की। तो भाई एक्सेलेंस की तरफ कोशिश कर लो, ट्राई कर लो, जितना आज हो उसको और बेहतर करने की कर लो। जब सब ये सोच रहे होंगे तो बहैसियत कौम आप आगे बढ़ जाएंगे। सही बात, बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ अपने घर का या अपनी जेब का नहीं सोचो ना यार, तो थोड़ा सा बड़ा सोच लो। अच्छा, यही चीज़ आपकी पर्सनालिटी पे भी आ जाती है। हमने मुख्तलिफ अंदाज़ों में बात करी। लेट से यू आर द वन हु हैज़ टू गिव मोर, सो व्हाट्स द बिग डील? वाई कांट यू बी द वन गिविंग मोर? और इसकी मैं आपको एक कंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से एक बात बताऊं कि देखो, इवन व्हेन यू डाई और इवन व्हेन यू आर अलाइव, आई हैव अ सर्टेन पर्सपेक्टिव ऑन इट। मेरा रिसेंटली मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ है। इट इज़ सो हार्टनिंग एंड इट इज़ सो अमेजिंग द नंबर ऑफ पीपल हु आर कॉलिंग मी और जो उनकी तारीफ कर रहा है। किसी एक ने मुझे फ़ोन करके ये तो नहीं कहा यार बहुत बड़ा घर बना के गए थे, बड़ा कारोबार बना के गए थे, बड़े पैसे देकर गए थे। अगर कोई उनकी तारीफ कर रहा है तो वो उनकी पर्सनालिटी की तारीफ कर रहा है। अगर उन्होंने किसी को पॉजिटिव वे में टच करा वो उसकी तारीफ कर रहा है। अगर वो उनकी शख्सियत में कोई अच्छी बात थी तो वो उसकी तारीफ कर रहा है। अगर उन्होंने किसी की मदद करी, चाहे पैसे से, चाहे अल्फाज से, चाहे यू नो एक मशवरे से, वो उसको याद कर रहा है। तो भैया आप ज़िंदगी में कुछ दोगे तो लोग आपको बाद में भी अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे ना। लेगेसी, वो आपकी लेगेसी है। कल आप नहीं होगे, लोग कहेंगे यार फहद भाई बड़ा लोगों को लेके चलते थे। उनकी भी ज़िंदगी में इश्यूज होंगे यार, बट वी ऑलवेज सॉ हिम स्माइलिंग। यार यारों का यार था, यार बड़ा खुले दिल का था, यार बड़ा सखी था, यार उसने मेरी इस मौके पे मदद की थी, यार मैंने उस मौके पे फंसा हुआ था, मैं उसने कंधा दिया था, मैं उसके साथ दिल ठंडा कर लिया था, मैंने अपना दिल हल्का कर लिया था। यार मैंने उससे ये मशवरा मांगा था, उसने बड़ी सिंसियरिटी से मेरी मदद करी थी, मशवरे में ही। दिस इज़ व्हाट पीपल विल टॉक अबाउट यू इवन व्हेन यू आर अलाइव। हाँ, ये मेरे पास तो ये क्यों नहीं हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करते? हम सिर्फ ये क्यों कहते हैं उसने मेरे लिए क्या करा, मैं उसके लिए क्यों करूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्या छोटे बाप का बेटा हूं, मैं क्यों उसके नखरे उठाऊं, मैं क्यों उसके वगैरह वगैरह। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यार दूसरे ने मेरे लिए क्या करा, टिट फॉर टैट बताओ भाई। इट्स हाउ यू मेक द पीपल फील अबाउट यू। इट्स जस्ट अबाउट योरसेल्फ, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड, इट्स जस्ट अबाउट योर लेगेसी। कुछ ऐसी लर्निंग्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पेरेंट्स से आती हैं और आपको नहीं पता होता आप ऐसे क्यों कर रहे हो। सही है, फॉर एग्जांपल आपने चीज़ें देखी होती हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने फादर की एक पोस्ट लगाई थी, अपने साथ एक तस्वीर लगाई थी, उसमें मैंने लिखा था कि मैंने इनसे वर्क एथिक्स सीखा, ये सीखा। आखिर में मैंने कहा कि बीइंग जस्ट अ ट्रांसपोर्टर ही हैज़ इन्फ्यूज सो मेनी वैल्यूज़ इन मी। तो काफ़ी लोग ज़ाहिर है, क्योंकि अब ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ आपका चेहरा चेंज हो जाता है, थोड़े कमज़ोर भी हो गए। तो मेरे पेज पे कितने लोग मुझे फॉलो करते थे, उनको नहीं पता था मैं हामिद साहब का बेटा हूँ, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा तो नीचे मुझे नहीं याद तकरीबन 500 कमेंट्स आए हैं और उन कमेंट्स में तकरीबन 400 कमेंट्स जो है ना, वो मैं भी यकीन नहीं कर सकता था कि मुझे अपने फादर पे, मैंने कहा ना सुपर प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि चीज़ें तो मुझे पता थी कि किस तरह की लाइफ उन्होंने गुजारी है। लेकिन जब लोगों के मुँह से फिर मैंने जाके उनको बताया, मैंने ना चीज़ें दिखाई उनको, तो काफ़ी लोग तो जानते भी नहीं हैं। फिर कहीं थोड़े रूहान से भी हुए कि यार ये, हाँ मैंने कहा एक खातून ने लिखा है कि एक ज़माने में जब ये बड़े टेररिज्म का मसला था कराची में, तो किसी के अब्बा लापता हो गए थे, ठीक है।
और उनकी जो बेटी थी, तो मेरे फादर ने कहा था कि आप, ये मेरी बेटी है, मुझ पे आप रिलाई करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा था कि मुझे किसी पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हामिद साहब जो थे ना, वो इसके केयर टेकर थे और इनकी वैन में आती थी और मुझे पता था ये इसकी टेक केयर करेंगे। और जिस वजह से मैंने 5 साल भी बगैर आंखें बंद करके गुजारे कि यार ये कर सकते हैं काम। कितने सारे लोगों ने कहा कि यार ये वो थे जिन पे हमारे पेरेंट्स बिलीव करते थे कि हामिद साहब होंगे तो वहाँ चले जाना, किसी और के पास मत जाना। ये वो लेगेसी थी, ये है ना, अमेजिंग। हर आदमी तो ऐसा नहीं होगा। उफ, मतलब तो भाई तो स्कूल में हम किसी और पे नहीं ट्रस्ट करते थे। स्टूड फॉर समथिंग ना, एंड ही स्टूड आउट एज वेल। उन्होंने उसके ऊपर जान लगाई, एफर्ट करी और अपनी एक पहचान बनाई। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, जो हम याद है ना बात कर रहे थे कि आपकी पहचान वो है जो आप कर रहे हैं, कर रहे हैं, सही बोल नहीं रहे। सही बात। मैं आपसे कहूँ मुझ पे भरोसा कर लो, लेकिन मेरी हरकतें कोई ऐसी नहीं है, तो आप कैसे भरोसा करोगे? मैं मुंह से कुछ बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन अगर मेरी पर्सनालिटी और मेरे एक्शंस ऐसे हैं कि जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो, आप कहोगे यार भाई भरोसा करना है ना, इस आदमी के पास चले जाओ। तो ये मेरे ख्याल में एक कहना चाहिए अक्स है हर इन सारी बातों का कि यार थिंक व्हाट यू वांट टू बी, think how you want to be remembered, both by your family, your friends, your acquaintances, your colleagues, your company, and behave accordingly. कुर्बानी देनी पड़ेगी, but that is what is called investment. आज हम बच्चे को तालीम करते हैं, बच्चा कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना, ज़बरदस्ती करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस इन्वेस्टमेंट की कदर है। सही बात है। तो भाई वही इन्वेस्टमेंट रिश्तों में भी कर लो, वही इन्वेस्टमेंट दोस्तियों में भी कर लो, वही इन्वेस्टमेंट आखरत में भी कर लो। आखरत क्या है यार? किसी के साथ अच्छा मिलोगे भाई, बगैर हम आज सोचते ही नहीं है, उस पर भी तुम्हें अजर मिल रहा है। सही बात है। कोई तुम्हारे बारे में अच्छे अल्फाज बोल रहा है, तो भाई ये भी तुम्हारे लिए दुनिया में तो लेगेसी है। लेकिन तुम ये सोचो कि यार आखिरत में जब तुम्हारे लिए ये बात उठाई जाएगी कि इस बंदे के लिए कितने अच्छे लोग बोलने वाले थे, कितने पॉजिटिव इसने लोगों को इम्पैक्ट करा है, तो भाई फिर हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद ये है कि वो चीज़ आपके फेवर में जाएगी। सही बात है। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे तो मरना है और मर के जवाब भी देना है। तो कुछ ऐसे भी काम कर लो कि जो वहाँ के लिए हो जाए, जो बचा दें बचा लें, और उससे दुनिया तो अच्छी हो ही जाएगी यार। सही बात। इफ आई एम गुड टू यू, वुड यू बी गुड टू मी? तो मेरी दुनिया तो अच्छी हो गई ना। सही बात, सही बात। और बोनस ये है कि उससे आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी देखा जाए तो ये नॉर्मल भी मार्केटिंग एंड सेल्स की लैंग्वेज में भी देखा जाए तो रॉबर्ट सियाल्डिनी की बुक है ना पर्सुएशन, उसमें भी रेसिप्रोसिटी है, बस आप रेसिप्रोकेट करते हो जो भी आपके साथ। क्या तुम पहला कदम उठा लो ना। हाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम यही है ना कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। अरे भाई तुम पहला कदम उठा लो। सही बात है। बस चलें साथ भाई, थैंक यू वेरी मच यार। आपके साथ तो बैठ के मुझे पॉडकास्ट और नॉर्मल डिस्कशन में फ़र्क नज़र नहीं आता। सिंपल सी बात है, मैं तो आपसे बिल्कुल ऐसी बात करता हूँ जैसे नॉर्मल करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंसेस मुस्तफ़ीद हो जाएं यार, कुछ ऐसी चीज़ निकल के आ जाए जो लास्ट टाइम काफ़ी लोगों को बात अच्छी लगी थी। मिलियंस में से 500,000 ने गालियाँ दी थी, 500,000 ने कहा था यार ये बात साथ भाई कैसे कह दिया आपने, ये तो आई एम फेसिंग दिस थिंग, एवरीबॉडी हैज गॉट देयर ओन टेक ऑन फेसिंग दिस थिंग। कितने लोगों ने कहा कि यार कितनी जबरदस्त बात की है, देयर वर सम कमेंट्स कि काश हम ये कर लेते, काश ऐसा हो जाता। तो हमारा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। तो आई होप कहने का डिस्कशन का पर्पस यही होता है। आपने भी जब दोबारा कहा कि यार प्लीज़ आ जाओ, तो आई थिंक काफ़ी हम महीनों बाद बैठ रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से परसू कर रहे थे। तो पर्पस यही होता है कि यार अगर किसी का भला हो जाए, किसी को कोई चीज़ रिलेट कर जाए, और अगर उसको शायद इससे कोई फ़ायदा हो जाए, यू नो, तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। चलें, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और साथ भाई को अगर आप चाहते हैं बार बार आएँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ बार बार आएँ, बिजी आदमी है, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स अगर आप बात करना चाहते हैं तो ही इज़ ऑलवेज़ हेयर फॉर मी। बस ये है कि थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा, ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, बिजी भी रहते हैं। तो इंशाल्लाह साथ भाई आई होप कि जब बुलाऊंगा तो अब आप इतना ज़्यादा टोपी नहीं कराएंगे मुझे और आ जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, खुदा हाफिज़।